हर एक पाकिस्तान में चाहता है कि मुझे कुर्सी पे बैठा दो, उसके बाद बस मसला हल हो। तुम क्यों चाहते हो हम तुम्हें एक पार्टी का टाउट समझें? अगर कोई पुलिस वाला घूम के एक उसको थप्पड़ भी मार देता है, तो क्या इज़्ज़त रहेगी थी? इमरान खान को अगर आप उनकी पूरी पॉलिटिक्स को देखें, मुझे तो लगता है वो पाकिस्तान तोड़ने के दर पे। तो अगली बार चौधरी परवेज़ लाई साहब मीडिया टॉक करें तो इसके बारे में ज़रूर बताइए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल और हमारे साथ तो वही हुआ है, वो कहते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। तो ओले नहीं पड़े, बस ये है कि लंदन में ठंडी हवाएं और बारिश और सर्दी और एक कोल्ड वेव आई हुई है और सारे मुझे कह रहे हैं कि ये पता नहीं बड़े अरसे के बाद आई है। बाहर उस वक्त आना था जब हम लोगों ने आना था। बाहर निकलो, बारिश हो रही है। जो लंदनर्स है ना, उनको तो आदत होती है, लेकिन यह है कि हम लोगों को उस तरह की आदत नहीं है, तो हम फौरन शेड के नीचे ये छतरी पकड़ के बैठ जाते हैं। या फिर कॉफी पीते हैं तो वो कॉफी 5 मिनट में उसका असर खत्म हो जाता है। बट एनीवे, हालात ये हैं कि हालात यहाँ के भी बड़े पतले हैं। लोग मुझे आज बता रहे थे कि जी पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट हो गया, डिफ़ॉल्ट के करीब है। तो मेरी मुलाकातें हुई हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों से और मैं गोरों की बात कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तानी ब्रिटिश की बात नहीं कर रहा। वो गोरे भी दुखी हैं, वो समझ रहे हैं कि ब्रिटेन डिफ़ॉल्ट कर रहा है और लोग मुझे अमेरिका की एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि अमेरिका भी तबाही के दहाने है और अमेरिका तो सुपर पावर है। और अमेरिका तो आधी दुनिया को कंट्रोल करता है, बल्कि आधी ज़्यादा को करता है कंट्रोल। और लेकिन उसका भी पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर का उसका डेट हो गया, 41 का, 40 का, मुझे तो हिसाब ही नहीं पता। लेकिन इतने ट्रिलियन डॉलर का उसका डेट हो गया, डेफ़िसिट हो गया। अगर ऐसा अब और अमेरिका में और हमारे में फ़र्क सिर्फ़ इतना है या हमारे में और मिडल ईस्ट में इतना फ़र्क है कि अमेरिका जो है डॉलर में है, फ़र्ज़ करें। मैं बिल्कुल मफ़रूज़े के तौर पे बात कर रहा हूँ, मैं कोई एज़ एन इकोनॉमिस्ट बात नहीं कर रहा। तो उनका 41 ट्रिलियन डॉलर अगर उनका डेट है, तो उन्होंने खुद ही डॉलर प्रिंट करना है। वो चलें डीवैल्यू हो, जो मर्ज़ी हो, इन्फ्लेशन हो, लेकिन वो खुद ही उन्होंने प्रिंट करना, उनका डेट उतर गया। हम लोगों को डॉलर कमाना है, हम लोगों को डॉलर लाना है बाहर से और फिर हमने उसको मुस्तहकम करना है अपने करेंसी को उसके सामने। तो हमारा ज़रा बड़े चैलेंजेस हैं। मिडल ईस्ट का क्या है कि उनका ऑयल जो है, वो डॉलर से लिंक्ड है, तो वो पेट्रो डॉलर है। तो जब उनकी सेल होती है उसमें या उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो वो फिर उसमें उनकी इनकम भी हो जाती है। तो हमारे पास कुछ नहीं है। हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल डाउन हुई हुई हैं। हमारी रेमिटेंस जो है वो ड्रॉप हुई हुई है। हमारे खर्चे हैं वो कम नहीं हो रहे। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो डिप्लीट हो रहे हैं बिल्कुल ही। तो आगे अब समझ नहीं आती कि क्या करें? अब सवाल ये पैदा होता है कि आज तो अमेरिका की भी कमर तोड़ी हुई है उसकी मईशत ने। लेकिन वो लोग ऐसे काम कर रहे हैं कि उनको पता है कि वो इससे निकल जाएँगे बाहर। बर्तानिया में भी, यहाँ पे आपको मैं बताऊँ कि बड़ी मुश्किलें हैं, बहुत कुछ है, लेकिन ये सबको समझ आती है कि 1-2 साल की मेहनत करने के बाद ये मुल्क निकल जाएगा अपने इस मसाइल से, क्योंकि इनमें इतनी कैपेसिटी है। अब ब्राज़ील में उनके पुराने सदर को जब हटाया गया और तब से मुल्क ही बैठ गया। हर रोज़ कोई ऐसी पेशरफ्त होती है कि उसका मुल्क का नुकसान हो रहा है। अब इनके नए सदर ने मुल्क के आर्मी चीफ को हटा दिया। एक chaos है पूरे मुल्क में। अच्छा, यही पाकिस्तान में भी। अमेरिका में क्या था? अमेरिका में तो ट्रंप ने पूरे मुल्क को वक़्त डाला हुआ था। सेक्रेटरी खजाना मिन्नतें कर रही। कांग्रेस अमेरिका के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी कार्रवाई करे और दोनों पार्टियाँ मिलकर मामला ठीक करें। अलबत्ता उसकी दरख्वास्त के बावजूद रिपब्लिकन्स और बाइडेन के दरमियान ये मामला हल होने की तो उम्मीद नहीं। और यही पाकिस्तान का हाल है। आप देखें, इमरान खान मैं ना मानूं की सियासत कर रहा है, हर एक को रगड़ा मारो की सियासत कर रहा है, इल्ज़ाम तराशियों की सियासत कर रहा है। ऐसा काम नहीं आ रहा। कभी वो आईएमएफ को खत लिख देते हैं कि पाकिस्तान को लोन ना दो। पाकिस्तान को अगर लोन नहीं आ रहा, तो हो सकता है इसमें इमरान खान का बहुत बड़ा रोल हो, जो पाकिस्तान में इतनी मुश्किलों में आ गया। मैं हतमी तौर पे तो नहीं कह सकता कि ये डार साहब की पॉलिसी की गलती है या इमरान खान के लेटर्स की कामयाबी है। दोनों सूरतों में फटा तो मुल्क का बैठ रहा है। हर एक पाकिस्तान में चाहता है कि मुझे कुर्सी पे बैठा दो, उसके बाद बस मसला हल हो गया। कैसे हल हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कर दूँगा। और आप देखें, अपनी दोस्तों को कह रहे हैं खान साहब के जी डॉलर ना लेके आओ पाकिस्तान में, रेमिटेंस ना करें जी। एक्सपोर्ट जो कर रहे थे उनको कह रहे हैं कि जी एक्सपोर्ट ज़रा 1 साल रोक लो ताकि पता चले। जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, हंगामे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहा है, हर चीज़, हर वो काम जिससे अदम इस्तेहकाम पड़ सकता है। आज आप, मेरा ख़्याल है पाउंड का मैं आपको बता सकता हूँ, बाकी तो करेंसी का मुझे पता नहीं कि
यहाँ पे मुझे बताया सुबह-सुबह लोगों ने कि जी ₹350 का पाउंड हो गया। तो मैं सर पकड़ के बैठा हुआ था कि पूरी दुनिया में पाउंड ज़लील हो रहा है, पूरी दुनिया में। ये मेरा ख़्याल है कि पहला मौका है कि डॉलर जो है उसने पाउंड को क्रॉस किया हो। पाकिस्तानी करेंसी इसके आगे भी घोड़े टेक के बैठी हुई है। वजह क्या है? हमारे पास $3.5 बिलियन तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व में है। तो हम मुस्तहकम कैसे करें डॉलर और रुपये के रेशो? हो ही नहीं सकता जब तक आपका 20, 25, $30 बिलियन नहीं होगा। आपका रुपया जो है वापस आप भूल जाएँ कभी के ₹100 पे आ सकता है। वो याद माज़ी करके उसको टाल दें या उतने पैसे अपने रिज़र्व में आप डालें। पहले तो हम आर्टिफ़िशियल तरीकों से डॉलर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे फॉरेन एक्सचेंज को, लेकिन लोगों ने अपने डॉलर्स को होल्ड करके रखा हुआ है। बैंक्स जो हैं उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। आपका करेंसी अकाउंट भी हो फॉरेन करेंसी और आप $1000 भी कैश कराने जाते हो तो बैंक माज़रत कर लेता है कि जी पापा डॉलर नहीं है देने को। होते हैं, लेकिन बस सबकी अपनी-अपनी है। मनी चेंजर्स जो उन्होंने अलग निकाला हुआ है। हुंडी वालों का कारोबार इस वक़्त जो है वो चोटी पे पहुँचा हुआ है। हवाला करने वाले जो हैं, जो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स थे और जिनकी डॉलर्स में पेमेंट्स आ रही थी, वो कई-कई मिलियन डॉलर्स हैं। यानी मुझे बताया गया एक मोहतात अंदाज़े में कोई 1.5 से $2 बिलियन इस वक़्त है। वो उन्होंने बाहर रोक लिए हैं। अपनी पेमेंट्स पाकिस्तान लेके ही नहीं आ रहे, वो बाहर के अकाउंट्स में उनको रख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं जी, प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं लोग यहाँ पे, लंदन में भी प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं। इस वक़्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी जो है पोर्चुगल में जाके प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं। और मुझे जो वहाँ का हाल पता चला है कि वो इवन पोर्चुगल गवर्नमेंट परेशान हो गई। वो कहते हैं कि हमारी जो एम्बेसी है इस्लामाबाद में उसके पास अगले 1 साल तक के लिए टाइम नहीं है वीज़ा अपॉइंटमेंट देने के लिए। क्योंकि इतने ज़्यादा एप्लीकेंट हैं इस्लामाबाद से, जाते हैं ज़मीन खरीदते हैं। आज तो पता नहीं है पैसा दरख्तों पे उग रहा है लोगों के लिए कि ये ज़मीन में बोरिंग करते हैं और पानी की जगह नोट निकलना शुरू हो जाते हैं, डॉलर निकलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे हम इतना नीचे आ गए हैं कि अब इससे हम सिर्फ बेहतर ही हो सकते हैं। अब वो क्या कहते हैं, मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। लेकिन यही कुछ इतनी मुश्किलें इमरान खान की पड़ गई हैं। इमरान खान ने अब अपने लोगों को कहना शुरू हो गया। मुझे इनके 1-2 दोस्त जो हैं, करीबी दोस्त, उन्होंने बताया कि आजकल वो बड़े परेशान हैं। वो अपने दोस्तों को कह चुके हैं कि जी आरिफ अलवी तक तो उनको दिलासा देने आ चुका है। लेकिन मामलात अब अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि आरिफ अलवी भी कह रहे हैं कि भाई खान साहब लगता है अब गिरफ्तारी आपकी पक्की है और खतरा टला नहीं है। और आरिफ अलवी वैसे गीदड़-भपकियाँ लोगों को दे रहे हैं कि जी अगर इमरान को गिरफ्तार किया गया तो मुस्तहकम नहीं रहेगा मुल्क। अरे तुम इस मुल्क के सदर हो, कि तुम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सदर हो, तुम क्यों अपनी इज़्ज़त नहीं कराना चाहते? तुम क्यों चाहते हो हम तुम्हें एक पार्टी का टाउट समझें? तुम क्यों चाहते हो एक पार्टी के कनटुटे के तौर पे काम करना? तुम सदर पाकिस्तान हो, अपने ओहदे का और यानी उसकी इंटेग्रिटी का तो ख्याल करो, खुदा के लिए। अब देख लिया कल हमने पीटीआई वो जो कहता था खुली जंग होगी, कल जिस तरह से पागलों की तरह फरूक हबीब जो है पुलिस वालों से लड़ रहा था, उनकी गाड़ियों पे मार रहा था। अगर कोई पुलिस वाला घूम के एक उसको थप्पड़ भी मार देता तो क्या इज्जत रहेगी थी? आप वफाकी वजीर रह चुके हैं, आप रियासत के आप ओथ ले चुके हैं, आपको नहीं पता आपने कैसे बिहेव करना है, आपको नहीं पता एहतजाज करने के बड़े तरीके हैं, इज्जत के साथ भी किया जा सकता है। लोगों को गालम गलोच करके, धमकियाँ दे के, गाड़ियों के आगे खड़े होके, गाड़ियों को दड़-दड़ करके, उससे कुछ नहीं हो रहा। अब इमरान खान को भी यही मशवरा दिया जा रहा है कि अपने जज़्बात को ज़रा कंट्रोल करें और जो पहले आपने असेंबलियाँ तोड़ के अपने आप को ठंड पहुँचाई है, कोई अब बचकाना हरकत ना करें। अब ये इमरान खान के ऊपर मुनहसर है कि वो मज़ीद आग लगाना चाहते हैं मुल्क को या नहीं। वो तो बाज़ नहीं आएँगे क्योंकि मैं तो समझता हूँ वो एक एजेंडा के तौर पे पाकिस्तान आए हुए हैं और पाकिस्तान को उन्होंने आग लगानी है। इमरान खान को अगर आप उनकी पूरी पॉलिटिक्स को देखें, मुझे तो लगता है वो पाकिस्तान तोड़ने के दर पे है। अल्लाह अल्लाह करे कि मेरा अंदाज़ा गलत हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। आज तो चौधरी परवेज़ लाई भी बोल पड़े कि वो फवाद चौधरी को जो पकड़ा वो अच्छा किया, बस पहले पकड़ना चाहिए था। कि हमने तो खान साहब को बड़े मशवरे दिए, मानते नहीं थे। तो खान परवेज़ साहब थोड़ा-सा हौसला खुद ही कर लेना था और इतना हँसते-हँसते आप अपना फ्रेंडली प्रेस को जवाब दे रहे थे। ज़रा एक अनफ्रेंडली क्वेश्चन का भी जवाब दे दें कि मोनास्ट्री लंदन में ये जो फ्लैट्स में ठहरा हुआ है, यही W1 उनका पोस्ट कोड है। तो वो किसके हैं? और वो जो 25-25 मिलियन पाउंड का एक फ्लैट है, वो किसका फ्लैट है जो उसने लेके उनको बस दे दिया कि उन्होंने किसी और के नाम पे रखे हुए हैं? और कब पाकिस्तान उनकी वापसी मुतवक्किल है? तो अगली बार चौधरी परवेज़ लाई साहब मीडिया टॉक करें तो इसके बारे में ज़रूर बताइएगा।
इंशाल्लाह कुछ दिन में आपसे पाकिस्तान के अंदर से बात होगी, वहीं से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इन बच्चों को बहुत है। क्या आपका ख्याल है कि घर में वो बातहज़ीब उनका रवैया होता होगा अपने बड़ों के साथ? आप अगर स्कूल्स वगैरह में भी ड्रग्स कर रहे हैं तो उस्ताद की मजाल नहीं के रोक ले। बहुत ज़्यादा ऐसे स्कूल्स जो एक एलियन कल्चर इस मुल्क में प्रमोट करते हैं। कानून आप जो भी बना ले, कानून आज भी है, आपने इम्प्लीमेंट नहीं करना ना, आप 10 ये बना दें, काम तब भी नहीं है। सीओ एजुकेशन को डायरेक्शन दी गई है कि अगली हियरिंग तक वो मामलात को देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम यास्मीन की बैठक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा राव और मेरे साथ मौजूद है मैडम यास्मीन आफ्ताब अली साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, जनरली हम लोगों ने बहुत से इश्यूज़ पे बात की, हमने ड्रग्स पे भी बात की, जो यंग गर्ल्स हैं उन पे बात की, स्कूल्स के अंदर जो कल्चर है और औरतों के जो मसाइल, हमने बहुत सारी बातें की। लेकिन अभी हाल ही में एक वाक़या हुआ है जो उन सारे मसाइल से रिलेट करता है कि स्कूल की बच्चियाँ हैं, यंग बच्चियाँ हैं और उनकी वहाँ पे आपस में लड़ाई हुई है और बताया यही जा रहा है कि कोई ड्रग्स का मामला था जिसे मना करने पे लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाथापाई और सब कुछ हुआ। और बात, हालांकि हमने आम तौर पे देखा है कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ये अपनी बात बाहर नहीं जाने देते, लेकिन वो बात सोशल मीडिया पे भी आई, उसके ऊपर पर्चा भी कटा गया और उसके बाद ज़मानत भी हो गई। तो इस हवाले से आप बताइएगा कि आप इस इंसिडेंट को किस तरह से देखती हैं? अफीफ़ा, बहुत सारे केसेस स्कूलों से मुताल्लिक़ मैं सुनती रही हूँ। मिसाल के तौर पे फ़ेज़ 5 DHA में एक स्कूल है जिसके बारे में मुझे ये ख़बर आई कि वहाँ टीचर्स को ये कहा गया है कि जब बच्चे ड्रग्स करते हैं आप मुंह फेर लें, क्योंकि हर बच्चा ड्रग कर रहा है। में जिक्र किया था हाँ, आप हर बच्चा ड्रग कर रहा है तो आप कारोबार चलाएंगे या हर एक को टोकेंगे। फिर फ़ेज़ 6 में एक स्कूल है जिसमें वहाँ पे उनके कैंटीन में कुछ ख़ास बच्चों के लिए ड्रग्स अवेलेबल भी हैं। लेकिन ये पहली वीडियो ऐसी आई जो इतनी ऑब्वियस थी, उसमें तमाम अदाकार इतने नुमायाँ हैं कि उसको हम झुटला नहीं सकते। जो FIR है, आपकी इजाज़त से उसका एक छोटा सा मतन एक्सट्रैक्ट्स में पेश करना चाहूँगी उन नाज़रीन के लिए जिनको एग्जैक्ट क्या हो रहा है, क्योंकि अक्सर हम कोई दो बात इधर से सुन ली, एक बात इधर से। लाहौर डिफेंस के निजी स्कूल में नशे से मना करने पर तालिबा पर साथी लड़कियों का तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। 3 लड़कियों को तालिबा पर तशद्दुद किए देखा जा सकता है। मुकदमा तालिबा के वालिद इमरान की मदियत में दर्ज कर लिया गया। बेटी की क्लास फेलो जन्नत आवारा और नशे का शौक़ रखती है। FIR, मुल्ज़िमा जन्नत मेरी बेटी को नशे में मुलव्विस करना चाहती थी। FIR, जन्नत ने अपनी बहन कायनात, अमायमा और नूर रहमान को साथ मिलाकर कातिलाना हमला किया। FIR, मुल्ज़िमान ने बेटी की सोने की चेन भी चुरा ली और तशद्दुद करके अधमवा कर दिया। FIR। अब ये जब वीडियो आई सामने तो उसके बाद कल की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि रजिस्ट्रेशन कास्टडेल जो इदारे का नाम है उसको सस्पेंड कर दिया गया है DC लाहौर के हुक्म के तहत। CO एजुकेशन को डायरेक्शन दी गई है कि अगली हियरिंग तक वो मामलात को देखें और उन्होंने लड़कियों के मुल्ज़िमान लड़कियों के वालिदैन को भी तंबीह करी है कि वो राइटिंग में जवाब जमा कराएं जो उन्होंने अभी तक नहीं कराया है। अच्छा, एक ख़बर ये है कि इन तीनों लड़कियों को निकाल दिया गया है। कुछ और ज़राए ये कहते हैं कि इन तीनों लड़कियों को वक्ती तौर पे अभी फ़िलहाल सस्पेंड किया गया है। एक रिसाला है, साइट है एकेडमिया पाकिस्तान एजुकेशन मैगज़ीन जी। मैं उधर इस केस के बारे में पढ़ रही थी तो मुझे एक चीज़ पढ़ के शदीद गुस्सा आ गया फीफा, बहुत गुस्सा आया। अच्छा, उसमें उन्होंने
ANF के बंदे का नाम नहीं लिखा, ऑब्वियसली वो सोर्स नहीं कोट करेंगे, मगर उसमें उन्होंने लिखा कि ANF के एक बंदे का बयान था कि चूँकि स्कूल हमारे परव्यू में नहीं आते तो हम स्कूलों के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते। ये उसमें था। ये मतलब जो मामला वहाँ पे हुआ और जब FIR में दर्ज है कि ये ड्रग्स की वजह से ये सारी सूरत हाल हुई, तो फिर ये स्कूल अच्छा, कहाँ से आ स्कूल गए? ठीक है, हुआ ये कि जो ड्रग्स हुई वो स्कूल के पैरामीटर में बाहर उसको फोर्स किया जा रहा था। हाँ। लेकिन चूंकि जाए वकुआ स्कूल था, हाँ। तो FIR जब कटती है तो एक तो वो ये कि वो पर्सन टू पर्सन कटी, एक औरत के ऊपर लड़की पे 3 लड़कियों ने जुल्म किया, लेकिन जगह क्या थी? स्कूल था। बिल्कुल। अच्छा, उस तरफ मैं बाद में आती हूँ, लेकिन जब ये एक चीज़ कंफर्म्ड है और तय है कि वजह ड्रग्स थी, कि वो बच्ची को ज़बरदस्ती फोर्स करना चाह रहे थे कि वो ड्रग्स ले, हाँ। तो ये बात, तो फिर वो स्कूल के दायरे से अगर निकल के ड्रग्स की वीडियो बाहर थी तो ANF क्यों नहीं हाथ डाल रही? और दूसरी बात ये कि उनको ड्रग्स जो है वो अवेलेबल है, तो ALF का काम है कि जो मतलब उनको कैसे अवेलेबल है, कहाँ से ऐसे देखिए, मैं आपको इधर सेक्शन 14 प्रोहिबिशन ऑफ एडिंग, एबेटिंग और एसोसिएशन ऑफ नारकोटिक ऑफेंसेस, ये 1997 का एक्ट है जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस से मुताल्लिक है। तो ये मैं देख रही थी कि कोई अबेट करे, किसी के पास हो, किसी जगह पे हो, वो ANF के परव्यू में आता है। अगर स्कूल नहीं आता भाईजानो, तो वो तो वीडियो आप कह रहे हैं बाहर की है, तो बाहर का पकड़े ना लड़कियों को। बिल्कुल। अब आए अब स्कूल की जानिब। स्कूल में क्या हुआ कि पहला मेरा सवाल ये था, और अगले दिनों में कुछ जवाब आए कि सस्पेंशन हो गई इदारे की। अब सवाल, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है। देखिए, वो वीडियो हमने देखी और आपको मैंने भेजी भी थी उस वक्त, तो उसमें बड़ी देर तक वो लड़कियां उस बच्ची को मारती रहीं, और एक लड़की जिसके नीचे से बाल नीले रंगे हुए थे, वो खसूसन आगे बढ़ बढ़ के कह लगा लगा के उसका सर उठा उठा के ज़मीन पे पटक रही थी। 2 लड़कियां और जो बच्चे वहाँ, लड़के और लड़कियां इर्द गिर्द खड़े हुए थे, किसी ने नहीं रोकने की ना सिर्फ ये कि रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि कह हंसी और नाज़िबा अल्फाज में उनको इनकरेज किया जा रहा था कि इस लड़की के साथ ये और करो। और वो मतलब देखें, एक तो ड्रग्स का मामला जो था वो था, हाँ। लेकिन जो लैंग्वेज वहाँ यूज़ की जा रही थी और जिस तरह के वो कल्चर शो किया जा रहा था, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि जो माँ बाप इतनी फीसिस भर के बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं या बच्चियों को भेज रहे हैं, क्या वो इस कल्चर के लिए भेज रहे हैं? इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज़, एक पॉइंट्स में लीगली बता दूँ, फिर मैं, आपका सवाल बहुत अच्छा है, मैं उस तरफ आती हूँ। देखिए, जब ये सब हो रहा था, आपने इंतज़ामिया का लाइसेंस तो सस्पेंड किया जो किया, मगर मेरा सवाल ये है कि वो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, मालिक, प्रिंसिपल, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। जब इतनी देर ये हो रहा था, इंतज़ामिया किधर थी? ऐसे ही है, ये मेरा सवाल है। और अगर हम प्रेशर में आके कि जी कोई बड़े लोग हैं जिनका स्कूल है या रिसोर्सेज हैं, उनके ताल्लुकात हैं, और हम इस मामले को इग्नोर करेंगे, तो क्यों नहीं ये वाक़या कल किसी और जगह भी होगा? यकीनन होगा, होता भी ऐसे ही होता है। आप देखें, शुरू में एक आध वीडियो कोई आती थी कि जी इंडियन गानों पे स्कूल के अंदर डांस हो रहा है, एक आध वीडियो, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि भरमार शुरू हो गई। हाँ। स्कूलों में भी, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, हर जगह से वीडियो आना शुरू हो गई। तो ये तो ऐसा लगता है कि मतलब एक इशारा चाहिए होता है, उसके बाद लोगों को एक पता चल जाता है और वो इस तरह का आप रास्ता सारा मटेरियल जो है ना वो। जहाँ तक आप इस स्कूल की बात कर रहे हैं, मैं किसी एक स्कूल को बुरा नहीं कह रही हूँ प्लीज़, लेकिन ये अमेरिकन LAS के मॉड्यूल पे बना है, अमेरिकन सिस्टम है इसका। यहाँ पे ज़्यादातर इस सिस्टम में जो बच्चे पढ़ते हैं वो अमूमन बाहर चले जाते हैं बाद में, मगर हमारे यहाँ एक कल्चर है अफीफ़ा, मैं बहुत अफसोस से ये बात कर रही हूँ,
wannabe क्लास, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इन बच्चों को बहुत है। हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे माँ बाप के पास वसाइल हैं, हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं कि हम आईवी हर मुश्किल को अपने ऊपर रोक देंगे। अब आप मुझे बताइए, फिर इसका ये मतलब है कि आप मुश्किल को दावत देना शुरू कर दें और दूसरों की जान मुश्किल में डाल दें। माँ बाप ये रियलाइज़ नहीं करते, आप छोटी गलती, और ये छोटी गलती नहीं है, ये बहुत सारी गलतियों पे पर्दे डाले गए होंगे तो ये इस लेवल तक आई बात। पहले दिन आप कदम रोक देना बच्चे का तो इस लेवल तक मसले नहीं आते। मैं आपको एक वाकया बताती हूँ। ये जो आपने गलती पे पर्दा डालने की बात की, मेरे बच्चों के स्कूल का इंसिडेंट है कि वहाँ पे ना प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा होता था कि बच्चों को ऑन टाइम होना चाहिए, कि वो बच्चे टाइम पे आएँ। अब उन्होंने अपनी हर कोशिश की, वो व्हाट्सएप ग्रुप में वॉइस नोट भेजती थी कि भी आप प्लीज़ अपने बच्चों को टाइम पे भेजें प्लीज़, वरना मैं गेट बंद कर दूँगी। ये वो फ़ाइन पैसे वो ले नहीं सकती। ऑब्वियसली प्रिंसिपल ने कुछ ना कुछ तो उनको डरावा देना है कि भी आप। अब आप ये देखें कि उसका असर क्या हुआ। बजाय बच्चे टाइम पे आने के, जो स्कूल के जो पेरेंट्स थे उन्होंने वो मैसेजेस, जो उनके वॉइस मैसेजेस थे, वो उठा के हेड ऑफिस को भेजना शुरू कर दिया कि ये प्रिंसिपल हमें हरास कर रही हैं। मतलब अपने बच्चों को ये आदत डालने की बजाय कि वो टाइम पे उठें, टाइम पे पहुँचें, अपना लेसन मत मिस करें, या आपको ख़ुद अगर टाइम पे उठना पड़ेगा तो आप बजाय एक अच्छी चीज़ को फॉलो तो नहीं कर रहे, उल्टा आप शिकायत कर रहे हैं कि हमें हरास किया जा रहा है। और देखिए इस केस में ख़ुसूसन बहुत अफसोस मुझे हुआ कि बच्चियाँ, लड़कियाँ, यंगर जनरेशन बिल्कुल इस किस्म की हरकतें अच्छा क्यों करते हैं। और जब घर से इनको देखिए, पहले दिन से सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, एक अजीब सा कल्चर है जो ऐसे स्कूलों में पल रहा है। ये नहीं है कि सब ऐसे हैं। देखिए ये बच्ची भी जो है ना जिसने पिटाई खाई नहीं, वो भी तो किसी फैमिली वो भी तो की उसी है। फैमिली की है ना किसी, हाँ, और उसी स्कूल और वहीं में पढ़ रही है। बिल्कुल। लेकिन जहाँ पर ज़्यादा क्राउड ऐसा हो जाएगा, इंतज़ामिया सोती रहेगी सत्तू पी के, तो फिर वहाँ पे ऐसे स्कूल की क्या रेपुटेशन और क्या मामला बनता नहीं, है। हालांकि हमें तो ये शो किया जाता है, बीइंग अ पेरेंट, आपके भी बच्चे स्कूल में एक टाइम पे पढ़ते थे, मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ ये शो किया जाता है कि जी हर फ्लोर पे या कुछ क्लासेस पे एक आईजी अलग से मखसूस है, स्कूल में गार्ड्स हैं। और जब से ये टेररिज्म वाला कल्चर फैला था तब से तो स्कूल की सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा तो किया जाता है। तो फिर वो कहाँ थे? इंतज़ामिया, सिक्योरिटी, बच्चे भी। अच्छा अब होता क्या है, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के अलावा जब पैसे आप बच्चों को ज़्यादा देते हैं, बिल्कुल, उनके ऊपर घर के माहौल से रुकावट कोई नहीं होती। जो लड़कियां जाके ये गुंडागर्दी कर रही हैं, क्या आपका ख्याल है कि घर में वो बातहज़ीब उनका रवैया होता होगा अपने बड़ों के साथ? हो नहीं सकता, क्योंकि हम जो ये बाहर जाके ख़ुद को दिखाते हैं तो वो तहजीब हम शो कर रहे हैं जो हमने वैल्यू घर से ली है। ये मैं एक एज एन उस्ताद भी बात कर रही हूँ। अच्छा एक चीज़ पे थोड़ा सा, आपने भी खुद भी थोड़ी देर पहले कहा कि जी स्कूल की कैंटीन पे कुछ बच्चों को ड्रग्स अवेलेबल था, होती हैं। स्कूल की कैंटीन से रिलेटेड आपने भी बहुत से वाक़यात सुने होंगे कि वो वहाँ पे वो बच्चों को किस तरह से हरास करते हैं। इस तरह के वाक़यात भी हमने देखे, ड्रग्स भी हमने देख ली, और जो वहाँ पे चीज़ें मिलती हैं वो भी कोई इतनी हाइजीनिक नहीं होती। तो मुझे एक बात बताएं, ये स्कूल में कितना ज़रूरी है कि कैंटीन के बगैर स्कूल नहीं चल सकता? जरूरी फर्ज करें अगर आप लंच नहीं बना सकते अपने बच्चों का तो उनको बाहर से कोई चीज़ खरीद के दे दें। अब आपको मैं बड़ी दिलचस्प बताऊं, अब एलीट स्कूल्स में, अब एलीट स्कूल्स में कैंटीन कम होती हैं, वहाँ पे जो बुटीक बेकरीज हैं, रेस्टोरेंट्स के, उनके सब आउटलेट्स हैं। KFC का मिलेगा, मैकडॉनल्ड्स का मिलेगा, डंकिन डोनट्स का मिलेगा, और आपको सबवे, यू नेम इट, सब हैं। तो वो कहीं पे भी, और ये सिर्फ वहाँ पे नहीं है कि कैंटीन पे मिल रहा है, अब तो खुलेआम है। अब तो वो पहले की बात हो गई। पहले अगर कंट्रोल करना चाहें तो सबसे आसान नहीं, कंट्रोल नहीं। देखिए हमने पहले दिन से इस इल्लत को किया नहीं कंट्रोल। जब आप किसी भी बात को, चाहे वो करप्शन ले लीजिए, चाहे वो ड्रग्स ले लीजिए, चाहे वो कोई और आप मसला ले लें, अगर जिसको कहते हैं ना निप इन द बड, पहले आप ख़त्म कर लो तो बड़े मसले हल होते हैं।
आज से 7-8 साल पहले अफीफ़ा ये खुल्लम खुल्ला इतनी ड्रग्स नहीं मिलती थी। मैं आपको बताऊं क्या होता था, वहाँ पे पार्टीज होती थी, लोगों ने घर अलग से किराए पे ले लिए, जैसे लड़कों ने, या फार्म हाउसेस बेदिया रोड पे, DHA में, यहाँ पे जौहर टाउन में, मुख्तलिफ जगहों पे वहाँ पे होते थे। उस वक्त 1200 रुपये का टिकट आपको लेना पड़ता था एक पार्टी के लिए जहाँ पे हैश मिलती है। अब हैश आपको ख़रीदनी पड़ती थी, बट यू नो एवरीबडी वाज हैविंग पॉट एंड यू हैड अ ग्रेट टाइम। जो हार्ड ड्रग्स थी उसके टिकट 3000 रुपये थे। ये 8 साल पुरानी बात आपको कर रही हूँ। अच्छा। लेकिन अब वो पार्टियाँ कहाँ, और उसकी, क्योंकि वहाँ पे एक्सेस था, अब तो हर जगह एक्सेस है। अब तो ज़रूरत नहीं आपको पार्टी पे जाने के लिए, अब तो आपको ज़रूरत नहीं स्कूल की कैंटीन पे भरोसा करने के लिए। अब तो आप अगर स्कूल्स वगैरह में भी ड्रग्स कर रहे हैं तो उस्ताद की मजाल नहीं कि रोक ले। मैं हर स्कूल की बात नहीं कर रही, मैं बार बार कहूँगी, लेकिन कुछ स्कूल्स, बहुत ज़्यादा ऐसे स्कूल्स जो एक एलियन कल्चर इस मुल्क में प्रमोट करते हैं, वहाँ पे ये मसाइल होते हैं। अब प्रोग्राम का ख़त्म होने से पहले मैं सिर्फ एक बात बता दूँ। 18 सितंबर 2022 की ख़बर थी डॉन अखबार की कि पंजाब गवर्नमेंट ने फ़ैसला लिया कि हम कानून बनाएंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नारकोटिक को ख़त्म करने के लिए। उन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट भी उसका तैयार कर लिया है। उन्होंने कहा कि एक अलग इदारा बनेगा जो नारकोटिक्स को एजुकेशन में ख़त्म करने के लिए काम करेगा। इसके अलावा इसके पुलिस स्टेशंस भी अलग बनेंगे। वो अभी तक पंजाब हो चुका है, लेकिन ये कि वो फाइनल शेप में है। मैं एक बात कह दूँ, कानून आप जो भी बना लें, कानून आज भी है, इदारे आज भी हैं। बिल्कुल। आपने इम्प्लीमेंट नहीं करना ना, आप 10 ये बना दें, काम तब भी नहीं होना। जो मैंने पहले वीलॉग में कहा था, अ लॉ रिटन ऑन अ पीस ऑफ पेपर इज़ नथिंग मोर देन अ टॉयलेट पेपर अनलेस इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। जी नाज़रीन, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो आपने यास्मीन आफ्ताब अली साहिबा का सुना, और मेरे ख्याल इसके बाद कुछ कहने की गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। अब तो सिर्फ हमारे हुक्मरानों पे डिपेंड करता है कि वो कोई अमली कदम उठाएं, या हमारे इदारे जो ये कहते हैं कि यह हमारी जुरिडिक्शन से बाहर है, तो उनको चाहिए कि वो ज़रा एक्शन में आएँ, क्योंकि आज ये आग किसी और घर में लगी हुई है तो कल को उनके अपने घर में भी लग सकती है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट में हमें अपनी राय से आगाह करना मत भूलिएगा। Until the next time, Allah Hafiz. कोऑपरेट बंदा वहीं पे करता है जहाँ पे उसको बेनिफिट मिल रहा हो। बॉयज़ ही हैं दोनों हर बात पे डिपेंड करता है कि कैसे रिएक्ट करते हैं। शाबाश बेटा, क्योंकि वो समझदार वाकई होते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? पहले वो बहलाती हैं फिर काटती हैं। बीबियां दाकल गिटियाँ ची अंदर। आई थिंक के लड़के होते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, लड़कियां ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा फिल्मी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना और आप देख रहे हैं बागी टीवी। और एक बार फिर से हमारे साथ UCB के स्टूडेंट से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। क्या नाम है आपका? हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा क्या करते हैं आप? BS इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर, आपकी तो इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। रुको जरा, सब्र करो। ये लिटरेचर पे इंग्लिश का ताल्लुक तो नहीं है लिटरेचर के साथ। लिटरेचर और चीज़ है, इंग्लिश और चीज़ है। क्या डिफरेंस है दोनों में? लिटरेचर एक अदब है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। दोनों में बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो लिटरेचर में आप क्या पढ़ते हैं? लिटरेचर में लिटरेचर पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, पाकिस्तान लिटरेचर पढ़ते हैं, साउथ एशियन लिटरेचर, डिफरेंट किस्म का लिटरेचर पढ़ते हैं। अच्छा, आप इतने लिटरेचर पढ़ते हैं तो काइंडली हमारे क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि लड़के ज़्यादा समझदार होते हैं कि लड़कियाँ? जो आपने क्वेश्चन पूछा है समझदारी का जेंडर से तो कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता आपने अपने इंटेलेक्ट की बात है, लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं, ये तो इंटेलेक्ट पे डिपेंड करता है। कुछ लड़कों की या लड़कियों की मेंटालिटी होती है ना कि कुछ ज़्यादा समझदार होते हैं, तो आपको क्या लगता है, लड़कियां ज़्यादा होती हैं या लड़के? वैसे मोस्टली लड़के ज़्यादा, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल कुछ ज़्यादा होते हैं लड़कियों की निस्बत। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं इस जेंडर से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे इसलिए ये लगता है कि लड़के ज़्यादा समझदार होते हैं। अच्छा ओके, इनका कहना है कि जो लड़के हैं वो ज़्यादा समझदार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुज़ैफ़ा ख़ान। हुज़ैफ़ा ख़ान। हुज़ैफ़ा, मुझे बताइएगा कि लड़कियाँ ज़्यादा समझदार होती हैं कि लड़के?
समझदार मेरे ख्याल से 50-50 है। 50-50 है, ऐसे क्यों लगता है? ऐसे यही है कि कोऑपरेट बंदा वहीं पे करता है जहाँ पे उसको बेनिफिट मिल रहा हो। नहीं मतलब जहाँ आपको क्या लगता है कि लड़कियाँ ज़्यादा ऐसी होती हैं जो कोऑपरेटिव होती हैं ताकि उनको बेनिफिट हो और ये उनकी समझदारी है, लड़कियाँ होती हैं ऐसी कि लड़के होते हैं ऐसे? ऐसे मुझे गर्ल्स ही लगती है, एक्चुअली मेरी भी फ्रेंड्स हैं कुछ ऐसी। अच्छा, आपकी फ्रेंड्स हैं जो कि लाइक ऐसे फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला सीन? फ्रेंड्स विद बेनिफिट। ओह माय गॉड, ओके। तो वैसे इसमें समझदारी आपको कहाँ से लग रही है? समझदारी वाली तो वैसे कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि जैसे आजकल वैसे कंडीशन है, हर बंदा जो है ना कहता है कि जहाँ से मुझे बेनिफिट मिले ना वहीं पे वो ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, उन लोगों के साथ ही उन लोगों के साथ बातचीत करता है, उन लोगों को अच्छा समझता है जहाँ पे काम मिल रहा हो। खैर, इसको समझदारी नहीं कहते, इसको कहते हैं चालाक, इसको चालाकपन कहते हैं। कह लो जो भी कह लो आप। ओके, लेकिन समझदार कौन होता है? समझदार फिर आप बॉयज़ को ही कह सकते हैं। ऐसे तो नहीं होता है कि जब लड़ाई करने पे आते हैं तो बहुत बुरी तरह से लड़ाई करते फिर आपके फ्रेंड्स नहीं अच्छे, मेरे फ्रेंड्स तो बहुत अच्छे हैं। हैं। आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, तो आप किस थीम पे आना चाहेंगे कि कौन समझदार होता है? समझदार तो फिर बॉयज़ ही हैं। इनकी सुई बॉयज़ पे ही अटकी हुई है, ठीक है, हम मान लेते हैं इनकी बात चाहिए। तो मुझे ज़रा बताएं, लड़कियाँ समझदार होती हैं कि लड़के? दोनों कैसे? सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कभी कभी लड़कियां समझदार होती हैं और कभी कभी लड़के कि मतलब कि हर बात पे डिपेंड करता है कि कैसे रिएक्ट करते हैं दोनों। शाबाश बेटा। कि कोई एग्जांपल देना चाहेंगे? एग्जाम्पल तो कोई भी नहीं, ज़्यादातर वैसे दोनों, मुझे तो लगता है दोनों ही हैं। ओके, आपको लगता है दोनों ही हैं? क्योंकि लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, कभी कभी लड़कों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कभी कभी लड़कियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो दोनों ही। यू मीन्स के सिचुएशन पे डिपेंड करता है सब? सिचुएशन पे डिपेंड करता है हर कुछ। दिलावर क्या करते हैं आप? मैं BS इंग्लिश। आप भी लिटरेचर के हैं? जी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अच्छा, मुझे बताएं कि लड़के ज़्यादा समझदार होते हैं कि लड़कियाँ? लड़के। क्यों? क्योंकि क्या बताऊँ, लड़के इसलिए समझदार होते हैं क्योंकि वो समझदार वाकई होते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? ये कैसा आंसर है? कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, कैसे? इंटेलिजेंस का जेंडर से क्या ताल्लुक है? दोनों ही समझदार हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कौन समझदार होता है? नहीं, मेरे मुताबिक तो दोनों ही समझदार हैं। रुको जरा, सबर करो। और आप समझदार हैं? मुझे तो नहीं लग रहा। तो मैं नहीं लगता। गजब बेइज्जती है। ये आपने वैसे प्रैंक किया। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे तो लगता है कि भाई लड़कियां ज़्यादा समझदार। समझ रहे हो ना? लड़कियाँ, आप इधर आगे आ जाए, मेरे साथ आगे खड़े हो जाए। आ जाए। इनका कहना है कि लड़कियाँ समझदार होती हैं, क्यों, कैसे? ये है कि उनके पास सीक्वेंस बहुत अच्छी होती है, पहले वो बहलाती हैं फिर काटती हैं अच्छे तरीके से। 3 साल ये है कि वो बहुत हर काम बहुत तरतीब से, बहुत समझदारी के साथ करती हैं। इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि लड़कियां बहुत समझदार होती हैं, बस उनका क्या कहा आपने? वो पंजाबी का मुहावरा है कि बीबियां दा अकल गिटियां ची होंदा। वो तो लंबे लोगों का होता है, लड़कियों का नहीं होता। लड़कियों का अकल लड़कियों के बारे में। अब ये मॉडर्न दौर है ना, तो उसके मुताबिक इसको चेंज कर ले। हर चीज़ वैल्यूड होती है, तो ये भी वैल्यूड होगी। कोटेशन। आप लोग सारे मिंगल हैं या सिंगल हैं? हाँ, चल रही है मतलब बात चल रही है रिश्ते की। चल रही है बात रिश्ते की। ये है कि दुआ करें, आपसे दुआ की अपील है। से दुआ की अपील है। अच्छा, आपको क्या लगता है आपकी वाली वो जो हैं वो सिंगल हैं? I mean, वो समझदार हैं या आप समझदार हैं? समझदार है। मैं समझदार हूँ। वो तो पेड़ पुआनी जाने। वो तो दोस्तों के अंदर मतलब लड़े हैं, देख ना रही हो। अच्छा, लड़कियाँ ऐसे भी करती हैं कि दोस्तों के बीच में लड़ाइयाँ करवा देती हैं, ऐसा होता है? आपकी वाली करवाती हैं? मेरी दोस्त ही एक, वो मोहल्ले की फूफी रह चुकी है जो इसकी दोस्ती मैंने आजमाया इधर यूनिवर्सिटी में आके। उन्होंने ऐसे ही किया। मेरा एक दोस्त था, वो दोस्त थी हमारी, हम तीनों का चारों का ग्रुप था। उसने एक लड़की ने आके, यार वो देख ही ना ले, वो उसने आके सबको खली बली कर दिया। अच्छा, इन दो लड़कों का कहना है कि लड़के समझदार होते हैं, लेकिन इस लड़के का कहना है कि लड़कियां समझदार होती हैं, और मैं इसके साथ, मैं तो न्यूट्रल हूँ।
आप न्यूट्रल हैं? ओके, ये न्यूट्रल हैं। इनका कहना है कि लड़के समझदार होते हैं और इनका कहना है कि लड़कियां समझदार होती हैं, और मैं इनके साथ जो है ना वो बिल्कुल अग्री करती हूँ। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। चले तो इस बात पे कोई आपने कोई इनाम भी रखा हुआ है? नहीं, इतना नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच। हमारे साथ इस वक्त एक सेहतमंद स्टूडेंट है। कैसा लगा मेरा मजाक? कैसे आप? जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू। ओके, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबू हुरैरा है। अबू हुरैरा, क्या करते हैं आप यहाँ पे? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, आईटी डिपार्टमेंट से। आईटी डिपार्टमेंट से हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि लड़के समझदार होते हैं कि लड़कियाँ? लड़के समझदार होते हैं, लड़कियाँ आई थिंक के लड़के होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। लड़कियाँ ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा फिल्मी होती हैं, इसलिए मुझे लगता है कि लड़के ज़्यादा समझदार होते हैं। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? लड़कियाँ ड्रामेटिक होती हैं? मे भी कह सकते हैं आप। कुछ लड़के होंगे यहाँ पे यूसीबी में जो ड्रामेटिक हों, लेकिन लड़के यूज टू होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ से, और लड़कियाँ इतनी प्रैक्टिकल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होती हैं। आप कहें कि उनका बड़ा प्रिसाइज रोल होता है, इस वजह से मुझे लगता है कि लड़के ज़्यादा प्रैक्टिकल समझदार होते हैं। आर यू मैरिड? नहीं, आई एम एंगेज्ड बट नॉट मैरिड येट। आपको क्या लगता है कि आपकी अपकमिंग लाइफ में ज़्यादा समझदारी का मुजाहिरा कौन करेगा, आप या आपकी होने वाली वाइफ? देखें, समझदारी आती है प्रैक्टिकल होने से। अगर आप चीज़ों को प्रैक्टिकली लेते हैं, और फिल्मी चीज़ें तो होती हैं लेकिन उसका रियल लाइफ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। सो कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, ही शुड बी और शी शुड बी प्रैक्टिकल, तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच अबू हुरैरा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये थी आज हम लोगों की व्लॉग की स्टोरी। इसमें हम लोगों ने लोगों से बात किया कि कौन ज़्यादा समझदार होता है, लड़के या लड़कियाँ। तो आई गेस समझदारी जो है वो इन्होंने सही बात की है, लाइफ एक्सपीरियंस से भी आती है, प्रैक्टिकल होने से भी आती है। मुझे जो लगता है वो ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में जितने एक्सपीरियंसेस होते हैं आप उतने समझदार होते रहते हो। वो कहते हैं ना कि पत्थर गोल कैसे हुआ, टूटेगा क्यों। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस के साथ ही जो है वो आप समझदार होते हैं, और एज मैटर नहीं करती समझदारी होने पे। कभी कभी बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो भी बहुत समझदारी वाली बातें कर लेते हैं, कि मैंने बहुत बड़े बड़े लोग भी देखे हैं जो बिल्कुल भी समझदारी की बातें नहीं करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा समझदार होता है, लड़के या लड़कियाँ। और हमारे इस व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, एंड अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। जो खाना खराब किया ये इमरान खान ने किया है। फवाद चौधरी जैसों को तो बार बार गिरफ्तार करके चित्र मारने चाहिए सड़कों को पड़ला। तो फवाद चौधरी पहले पकड़ा जाता तो वो काम इनका सीधा रहना था। फिर वजारत ना प्यार है यार ना लोगों को। हमारे कौमी खजाने में बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। अमेरिका के साथ ही हैं ये, बस ऐਵੇਂ ही शो मारने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए करते हैं। सारे ये मिले हैं आपस में। परवेज इलाही साहब को पहले ही पता था कि ये करप्ट है। इमरान खान के ऑल टू ऑल कितने भी सारे करप्ट हैं। इलेक्शन अपने पल्ले नहीं लड़ता, कोई भी नहीं अपने पल्ले लड़ा। इमरान खान को अपने पल्ले पैसे ला रहे। अपनी चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਗਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ने। नादरीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट जनरल आब्दी। नादरीन, ऑडियोज का सिलसिला एक दफ़ा फिर से शुरू हो चुका है। 2 ऑडियोज लीक हुई हैं, एक परवेज इलाही साहब की जिसमें वो नंगी गालियां दे रहे हैं फवाद चौधरी साहब को, और बता रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब को अगर कुछ दिन पहले पकड़ लिया जाता तो उनके लिए आसानी हो जाती, वो असम्बलियाँ मजीद चला लेते पंजाब की। और इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब की एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो अमरीकी बिजनेसमैन से मदद मांग रहे हैं फजलुर रहमान साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए। अब लोगों से चल के पूछते हैं कि परवेज इलाही साहब ने माफ़ी तो मांगी, लेकिन नंगी गालियां क्यों दी फवाद चौधरी साहब को। और इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब जो कि अमरीकी मुखालिफ बयानात जारी करते हैं, वो अमरीकी बिजनेसमैन से क्यों फंड मांग रहे हैं। आए जी, मुझे ये बताएं कि फवाद चौधरी साहब के बारे में परवेज इलाही साहब की एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें उन्हें नंगी गालियाँ दे रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, इतने हालात ख़राब हैं तो फिर पीटीआई ने इनको वज़ीर आला क्यों बनाया हुआ था? भाई जी, सबसे बेहतर बात तो ये है कि जो खाना ख़राब किया ये इमरान खान ने किया है। फवाद चौधरी जैसों को तो बार बार गिरफ्तार करके चित्र मारने चाहिए सड़कों को पड़ला आके। नहीं,
ठीक है, गंद उन्होंने फैलाया है, महंगाई उन्होंने फैलाई है। आप खुद देख लें पहले हालात क्या थे और अब क्या हालात। परवेज लाई साहब ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਗਾਲਾਂ। अच्छा ਹਾਂਜੀ उनको आज़ादी है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ मैं ਚੰਗਾ ਭਲਾ सीट ਤੇ बैठा था, इन्होंने मेरी सीट खोई है, तो वो गालियां ਕੱਢ ਰਹੇ वो कह रहे हैं इनको कुछ दिन पहले गिरफ्तार कर लेते ना तो ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੀਆਂ ਬੈ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀਆਂ। तो ये आपस में ही इतना लड़ रहे हैं। ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। अच्छा ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, लेकिन वो जरा एक मंजिया या खिलाड़ी होता है ना। 10 वोट उनके हैं, वो पावर में है। परवेज लाई को दुनिया जानती है। फवाद चौधरी तो इस साल आया ना सामने, ये इमरान खान की हुकूमत में है, पहले इसको कौन जानता था। बदतमीज है, जरा गालां ਕੱਢਣਾ बदतमीज ਹੁੰਦਾ बहुत। हुकूमत जाती किसको बर्दाश्त होता है। अच्छा उनको अब अपनी हुकूमत जा रही है तो कुछ ना कुछ तो निकालेंगे ना। तो परवेज लाई सब गुस्सा निकाल रहे हैं। गुस्सा निकाल रहे हैं। ठंडी ठंडी उनका काम खराब कर दिया ना परवेज लाई का। उन्होंने उनका सीएम मार दिया ना बेचारे ने, फवाद चौधरी ने। अच्छा पहले ही पीपल्स पार्टी में थे, फिर अब तहरीक इंसाफ में आ गए वो। ठीक है, वो मुशर्रफ साहब के साथ भी थे। हाँ मुशर्रफ के साथ भी। हाँ जी हाँ जी, फवाद चौधरी साहब की मतलब उनको वो कह रहे हैं कि पहले फड़ाया जाता, इनका मतलब इनको सारा पता होता है। ठीक है ना, फिर इसकी वजारत बच जानी थी, वो एक 1.5 माह का डिले पड़ जाना था ना। तो फवाद चौधरी पहले पकड़ा जाता तो वो काम इनका सीधा रहना था। फिर वजारत ना प्यार है यार ना लोगों को। फवाद चौधरी साहब को जब पता था कि गिरफ्तारियां हो सकती हैं, परवेज लाई साहब समझाते रहे हैं, तो फिर क्यों तुड़वाई उन्होंने असम्बलियां? इन्होंने शौक है ना, वैसे ही उसकी वाइफ नहीं कह रही थी कि 7-8 माह से हम तैयारी में बैठे हैं कि कब आते हैं। ये कोई असूल नहीं है, वो अपने बंदे के साथ पकड़ा गया है, मतलब गिराज में से उठाया गया ना, वो यही कह रही है ना उसकी वाइफ। तो अभी भी उसका मेरे ख्याल से मैंने एक छोटा सा मतलब वो फेसबुक पे पढ़ा, अभी काम करते करते मैं देख रहा था कि उसमें वो कह रही थी मैं कल ही काफ़ी हैं, बाकी सारे खुसरे ने वो कल ही काफ़ी की। गालियाँ तो ये इनकी चलती रहनी, ये भी गालियाँ देते हैं, वो भी गालियाँ देते हैं, बकाया और चीज़ें जो ये अमेरिका से मांगने वाली जो बात है ना भाई, ये इन्होंने मांगने ही मांगने हैं, क्योंकि इनके जो हमारे कौमी खजाने में बिल्ली ने बच्चे दिए हैं हमें। सारे चोर ठग हैं। सबको गिरफ्तार करें। गिरफ्तार नहीं करे, समुंदर में फेंको उनको। क्यों नेक कोई अच्छा बंदा है जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह हो। ये बताएं कि ये पहले अमेरिका मुखालिफ बयान देते थे पीटीआई वाले, अब अली मीन गंडापुर साहब जो है वो अमेरिकी बिजनेसमैन को कह रहे हैं कि मुझे पैसे भिजवाएं, मैंने फजलुर रहमान साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। तो फिर अमेरिका के खिलाफ हैं या उनके साथ हैं? ये अमेरिका के साथ ही हैं, ये अमेरिका के साथ ही हैं ये। अच्छा, तो ये फिर अवाम को क्यों कहते हैं कि अमेरिका के खिलाफ हमने जिहाद करना है? बस ऐਵੇਂ ही शो मारने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए करते हैं, सारे ही मिले हैं आपस में मतलब के। तो यहाँ पे जो कोई भी है अमेरिका के बगैर आता ही नहीं है, चाहे इसमें कोई इमरान खान साहब हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, जिसने भी आना है वो अमेरिका के बगैर आना ही नहीं है। नहीं तो अमेरिका के बगैर आना नहीं, तो फिर इतने मुखालिफ बयानियाँ क्यों दिए? ये तो फिर जाहिर बात है कि सारों ने रोटियां खानी तो है ना भाई मेरे। अपनियां चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। नहीं तो ये अमेरिका मुखालिफ बयानियाँ बनाते हैं, ये कहते हैं अमेरिका जो है उनके खिलाफ जिहाद करना की है। आदत है ना, ए नवाज शरीफ हो रही नून लीग वाली पार्टी की अगर किसी पासे चल जाएगी, को अमदाद का कोई सिलसिला ना को किसी पासे कोई शुरू होता है तो यह लोग गल्लां करते हैं, क्या मंगते हैं, तो आप वादे करते हैं कि असीं मंगना नहीं किसी को जाके, ना किसी नाल गल करनी है, तो लोगों के तरले करते हैं। फिर बाहर परवेज लाई साहब गालियाँ क्यों निकाल रहे थे फवाद चौधरी? परवेज लाई साहब उनको यानी कि कहाँ से खाने को मिलता वो उधरली साइड पे हो जाते हैं। अच्छा हाँ बस यही है। गालियाँ निकालने का मकसद ये है कि कुछ खाने को नहीं मिला। वो परवेज लाई साहब को पहले ही पता था कि ये करप्ट हैं, इमरान खान के ऑल टू ऑल कितने भी हैं सारे करप्ट हैं वो। ठीक है, आप खुद देख लें वो करते क्या हैं। वो कहते हैं कि कुछ दिन पहले पकड़ लिया जाना चाहिए था फवाद चौधरी को। बिल्कुल सही कह रहा है वो, तो मैं तो कहता हूँ पहले दिन जिस दिन इसकी हुकूमत गिरी है सारों को गिरफ्तार करते। अगर ये इतने मुखालिफ थे तो इन्होंने परवेज लाई साहब को वज़ीर आला बनाया ही क्यों? बात यह है कि परवेज लाई जो है उन्होंने पंजाब की पग लेनी है, ठीक है ना, उन्होंने सारे काम अपने करवाए हैं। अगर उनको 2 महीने और मिल जाते तो जाहिर बात है कि पंजाब में उनका होल्ड होना था। पग गाली गलौज से नहीं मिलेगी, गाली से नहीं मिलेगी, काम करने से तो मिलेगी। पाकिस्तानी जो ये सियासतदान क्या करते हैं अभी शुरू से लेकर अभी तक क्या किया इन्होंने? मांगा ही है, अमेरिका से मांग रहे हैं, अमेरिका से मांग रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ बयान देने हैं, अमेरिका से ही पैसे ला के तो इलेक्शन लड़ना है। ये अमेरिका की साजिश होती है। अच्छा। कि हमारे खिलाफ बोल लें और हमसे ले लें। अच्छा। बस ये उनकी साजिश है और कोई ये उनकी चक्कर साजिश नहीं। है हाँ, कि हमारे खिलाफ बोलो भी हमसे लो भी। हमसे लो भी। इलेक्शन अपने पल्ले तो नहीं लड़ता, कोई भी नहीं अपने पल्ले लड़ा। इमरान खान को अपने पल्ले पैसे ला रहे हैं, इमरान खान को की सी कहाँ से मंगवा रहे हैं वो? सही है, ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ठीक उससे है कि नहीं? लड़ते हैं। हाँ जी। तो फिर ये अमेरिका वो के लोग- खिलाफ बयान भी देते हैं, लोग- अमेरिका वालों को कहते हैं पैसे भी भेजें। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਣੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ आप ही गरीब ਆਪ ਹੀ ਗਰੀਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵੱਡੇ ਗਰੀਬ ਆਪ वो ਨੇ। ये अमेरिका से पैसे मंगवा के फजलुर रहमान साहब के खिलाफ लड़ेंगे। हाँ लड़ेंगे। इमरान खान कुछ भी कर सकता है अपने मुफाद के लिए। अरे भीख मंगने वाले जिन्हों खान लब जाना चुप करके बैठ जाएगा। जितना नाज़रीन आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि परवेज इलाही साहब ने जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की है फवाद चौधरी साहब के साथ, क्या वो जस्टिफाइड है? क्या माफ़ी मांगने से माफ़ी मिल जानी चाहिए उनको? और इसके साथ साथ जो अली मीन गंडापुर साहब हैं, वो एक तरफ तो अमरीकी मुखालिफ बयानियाँ बनाते हैं और फिर अमरीकी बिजनेसमैन से कहते हैं कि फजलुर रहमान साहब जिनको ये अमरीकी एजेंट के जो है वो दाग लगाते हैं, उनके खिलाफ ही इलेक्शन लड़ने के लिए अमेरिका से ही मदद मांग रहे हैं। तो अब कौन सच्चा है कौन झूठा, लोगों की राय आपने जानी, आप क्या समझते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी। मैं अपने वालिदैन के साथ एक रिलीफ कैंप के ऊपर मौजूद थी, जहाँ पर मैंने एक बच्ची को देखा जिसकी उम्र मेरी ही जितनी थी और उसके कपड़ों के ऊपर खून के बड़े बड़े दाग लगे हुए थे। पता चला कि उस बच्ची को अपनी लाइफ के पहले पीरियड्स इन सैलाब के अंदर आए थे। अगर कोई कुदरती आफत आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा ध्यान यही जाता है कि यार उनको हमने खाना पहुंचाना है, राशन पहुंचाना है, लेकिन ये आपके जहन में आया कैसे? आपने कैसे ये स्टार्ट किया? ये अशिया तमाम पॉपुलेशन इस्तेमाल नहीं करती है, शायद मर्द इस्तेमाल नहीं करते, तो उसकी वजह से इनके ऊपर लग्जरी टैक्स लगाया जाता है। सबसे पहले जो है उनके ऊपर जो पिंक टैक्स जो पीरियड प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाया जाता है उसको खत्म किया जाए। हमारा मुआशरा क्योंकि ऐसा है, वो तशद्दुद से निकला हुआ और मारपीट से निकला हुआ खून तो उनको बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और उससे वो शर्म महसूस नहीं करते, लेकिन ये बगैर किसी तशद्दुद से निकले हुए खून से उनको बहुत शर्म महसूस होती है और उनको घिन आती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम योर होस्ट अजीम भट्ट एंड यू आर वाचिंग हालात हाज़रा प्रोग्राम। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर यूँ तो बहुत से मसाइल हैं, लेकिन हालिया दिनों के अंदर सैलाब का जो एक प्रॉब्लम आया, वहाँ पर गवर्नमेंट ने तो जो किया सो किया। हम अभी तनकीदी इस मामला में नहीं जाएंगे, उस पर हमने बहुत से प्रोग्राम ऑलरेडी कर लिए हैं, लेकिन बहुत सी अच्छी चीज़ें हुई जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने और इंडिविजुअल्स ने की, तो उसी के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। एक लड़की हमारे साथ मौजूद होंगी जो कि अगर आप ये कहें तो गलत नहीं होगा कि वो पाकिस्तान का फेस बन के सामने आई, और अगर पाकिस्तान का फेस ये है तो यकीनन पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और पाकिस्तान खुशहाली और तरक्की की तरफ जाएगा। अब बुशरा महानूर हमारे साथ मौजूद होंगी जिन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए जो है वो काम शुरू किया। वो ये किया कि जहाँ पर आम रूटीन में तमाम लोग ये सोचते हैं कि यार खाना पीना, रिहाइश, बिस्तर और दीगर चीज़ें जो है वो राशन वगैरह पहुंचाया जाए लोगों को, लेकिन वहाँ पे ही साथ इन्होंने, इनको ये कहाँ से थिंकिंग आई ये भी हम इससे पूछेंगे, लेकिन इन्होंने जो हमारे एक सोसाइटियल टैबूज हैं जो हम जिसके ऊपर बात नहीं करना चाहते हैं, माहवारी का सिस्टम है ख़वातीन की, जो कि नेसेसरी है, जो आना ही आना है और जो कि एक बुनियादी चीज़ है जिसको हम भूल जाते हैं, जिसके ऊपर हम गुफ्तगू नहीं करते हैं। शायद हमारी अपब्रिंगिंग इस तरह की है, लोग हमारी सोसाइटी में उस तरह की गुफ्तगू को बुरा समझते हैं, क्यों समझते हैं हमें नहीं इस का मालूम है, वो हम जानेंगे। लेकिन उस हवाले से इन्होंने काम किया और जितने भी सैलाब ज़दा एरियाज़ थे वहाँ पर खुद गई और वहाँ पर जाके तमाम जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें थी इस हवाले से वो इन्होंने पहुँचाई। इस हवाले से इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया माहवारी जस्टिस के नाम से, और फिर हुआ ये कि दुनिया ने इसको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से देखा कि पाकिस्तान में ऐसे ब्लंट और पैशनेट किस्म के लोग भी जो हैं वो पाए जाते हैं और ख़वातीन जो है वो इस तरह का काम कर रही हैं और यंग एज के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो निकल के वुमेन एम्पावरमेंट का काम कर रही हैं। तो वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट बुशरा महानूर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बुशरा आपका, आपने हमें वक्त दिया, और जो आप काम कर रही हैं यकीनन वो किसी भी तौर के ऊपर हम उसको जो है वो अगर सपोर्ट करना चाहें तो हमारे लिए फ़ख्र की बात होती है, और आपको देख के यकीनन हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आप हैं तो यकीनन वो बहुत ब्राइट है। तो किस तरीके से, सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहते हैं कि मतलब आम रूटीन में चूँकि हम एक ऐसे मुआशरे में पले बड़े हैं जहाँ पर अगर कोई कुदरती आफत आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा ध्यान यही जाता है कि यार उनको हमने खाना पहुंचाना है, राशन पहुंचाना है, पहनने की चीज़ें पहुंचानी है, कपड़े पहुंचाने हैं। आपके जहन में ये चीज़ कहाँ से आई कि आपने, जो कि बुनियादी तौर पे बहुत अच्छी चीज़ है और यकीनन अब जब आपने शुरू किया तो तमाम लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि BBC से लेके न्यूयॉर्क टाइम तक या इंडिया टुडे से लेके TRT और हर जगह पर आप इंटरव्यू भी दे रही हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये आपके जहन में आया कैसे? आपने कैसे ये स्टार्ट लिया और क्या अब तक की जो है वो एक्टिविटीज़ रही हैं आपकी? बहुत शुक्रिया आपका। माहवारी जस्टिस जो एक कैंपेन है माहवारी या पीरियड राइट्स के ऊपर जिसको मैं और मेरी दोस्त अनम खालिद चला रहे हैं, इसका आगाज़ हमने आज से 6 महीने कबल जून 2022 में किया था, जब
सैलाब पहली बार हिट किए थे बलूचिस्तान के इलाकों में। महामारी जस्टिस का आगाज़ 2022 में किया है, लेकिन जो इसके पीछे थॉट प्रोसेस है वो कई साल पुराना है और 2010 के सैलाब की तरफ जाता है। 2010 थे तो मेरी उम्र तब 10 साल की थी और वहाँ पर क्योंकि मेरा ताल्लुक अटक से है तो आसपास के काफ़ी सारे इलाके सैलाब की जद में आकर डूब चुके थे। मैं अपने वालिदैन के साथ एक रिलीफ कैंप के ऊपर मौजूद थी जहाँ पर मैंने एक बच्ची को देखा जिसकी उम्र मेरी ही जितनी थी और उसके कपड़ों के ऊपर खून के बड़े-बड़े दाग लगे हुए थे। मेरी वालिदा उसके पास जब गईं तो पता चला कि उस बच्ची को अपनी लाइफ के पहले पीरियड्स इन सैलाब के अंदर आए थे। उस वक़्त तो उन्होंने उसको एक चादर दी लेकिन ऑफ़ कोर्स कोई पीरियड्स को मैनेज करने के लिए कपड़ा या पैड्स कोई चीज़ हमारे पास भी मौजूद नहीं थी जो हम दे सकते थे। 10 साल की उम्र में तो मैं किसी ऐसे सैलाब ज़रदगान के लिए और उनकी जो माहवारी के मसले हैं, उनके लिए तो काम नहीं कर सकती थी। लेकिन जब 2022 में जब सैलाब के बारे में मैंने दोबारा से सुना तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे ज़हन में आई, वो उस बच्ची का इमेज था। उस बच्ची की जो तस्वीर थी वो मेरे ज़हन में आई और मैं अपने आप को सोचने से रोक नहीं पाई कि ऐसी कितनी और मुतअद्दिद तकरीबन हज़ारों बच्चियाँ होंगी जिनको अपने पहले पीरियड्स सैलाब के अंदर आएँगे। लेकिन चूँकि सैलाब की वजह से और बहुत सारे बड़े मसले होते हैं, लोगों के घर डूब रहा होता है, उनकी जानें जा रही होती हैं। तो इस वजह से इस मसले के ऊपर ना ही घर वाले फ़ोकस कर सकते हैं, ना ही कोई माँ अपनी बच्ची को बता सकती है या कोई इमोशनल सपोर्ट बड़ी बहनों या किसी की तरफ से भी मिल सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सिर्फ़ यही नहीं कि जो पहले पीरियड्स आते हैं बच्चियों को, इसके अलावा और बहुत सारी ख़वातीन और बच्चियाँ मौजूद हैं सैलाब के अंदर, जिनको पीरियड्स हो रहे थे। तकरीबन 8 मिलियन या 80 लाख ऐसी ख़वातीन थी जो अपनी रिप्रोडक्टिव ऐज के अंदर मौजूद थी और 2022 के सैलाब के अंदर वो उनके पास कोई एक्सेस नहीं था अपने पीरियड्स को तरीके से मैनेज करने के लिए। तो इसी वजह से हमने इस कैंपेन का आगाज़ किया और उसका नाम माहवारी जस्टिस रखने का भी मकसद यही था कि चूँकि हम तो इस बात से भी कतराते हैं माहवारी का लफ़्ज़ इस्तेमाल करने से भी क्योंकि हमारे इतने टैबूज़ एसोसिएटेड हैं पीरियड्स के साथ जुड़े हुए। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है जब हम पीरियड्स के बारे में बात नहीं करते तो हम उन मसाइल को भी भूल जाते हैं और उन बीमारियों को भी भूल जाते हैं जो पीरियड्स की वजह से जुड़ी होती हैं। तभी जब सैलाब शुरू हुए तो लोगों का ध्यान बाकी ज़रूरियात पर तो जा रहा था लेकिन वो भूल गए कि 80 लाख ऐसी ख़वातीन हैं जो सैलाब के अंदर मौजूद हैं और उनको हर महीने पीरियड्स हो रहे हैं और उनका एक बुनियादी हक जो राइट टू सेफ पीरियड है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है सैलाब की वजह से। तो जिस तरह आपने भी ये बात की बुशरा कि कोई भी ज़रूरी चीज़ जो है जो टैबूज़ की आप बात करते हो ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसके ऊपर गुफ्तगू करना बंद कर देंगे तो वो चीज़ें रुक जाएंगी या उसकी तमाम चीज़ें रुक जाएंगी जो कि बड़ा वैलिड पॉइंट है। बट सवाल ये है कि यकीनन हम अपनी सोसाइटी को बहुत अच्छे से जानते हैं और आपने तो अब फेस भी किया है। मैं कुछ चीज़ें देख भी रहा था कि शायद घर से भी शुरू में आपको थोड़ा सा जो है वो हुआ कि भाई ये क्या करना शुरू कर दिया और फिर सोसाइटी ने जो किया होगा वो आप हमसे बहुत बेहतर जानते हैं, हम तो बात कर सकते हैं, आपने तो वो फील किया। किस तरीके से आपने ये तमाम चीज़ों को हैंडल किया, लोगों की इस सोच को टैकल किया और फिर ख़ास तौर पे जहाँ पर सैलाब आया था वो हम जानते हैं कि थोड़ा सा बैकवर्ड एरियाज थे तो वहाँ पर फिर क्योंकि अभी लाहौर में बैठ के, इस्लामाबाद या कराची में बैठ के तो हम फिर भी गुफ्तगू कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी एजुकेशन है और मतलब मोबिलाइजेशन होती है तो लोगों को थोड़ा बहुत ठीक है, लोग गुफ्तगू कर लेते हैं, कोई इतना मसला नहीं होता। लेकिन जहाँ पर आपने जाके काम किया वहाँ पर तो ख़ास तौर पर मतलब जिन ख़वातीन के साथ ये हो भी रहा होगा वो भी शायद मेरा ज़ाती ख्याल है, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि वो भी कहते होंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, आप क्यों आके इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपने कैसे मैनेज किया? बिल्कुल मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक हूँ कि हमें इस मामले में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब हमने इस कैंपेन का आगाज़ किया तब भी बहुत सारे लोग थे जो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे और वो कहते थे कि ये तो बिल्कुल जो है एक फ़ज़ूल चीज़ है और पीरियड रिलीफ़ के लिए सामान इकट्ठा करना या उसके लिए काम करना एक लग्ज़री है और जबकि एक ज़रूरत नहीं है। ये थॉट प्रोसेस इसलिए आता है कि हमारे अपने मुल्क में बाकी मुल्कों को भी शामिल करते हुए पीरियड प्रोडक्ट्स जो हैं, जो ऐसी ज़रूरत की अशिया होती हैं
हैं जो मेंस्ट्रुएटर्स या वो लोग जिनको पीरियड्स होते हैं अपने पीरियड्स में इस्तेमाल करते हैं उस खून को जज़ब करने के लिए, तो उनके ऊपर लग्जरी टैक्स लगाया जाता है जिस तरह के बाकी लग्जरी आइटम्स पे लगाया जाता है। आप ये देखेंगे कि ज़रूरत की अशिया जिस तरह के साबुन, इवन टॉयलेट पेपर या शैम्पू के ऊपर भी लग्जरी टैक्स नहीं लगाया जाता। लेकिन चूँकि ये अशिया तमाम पॉपुलेशन इस्तेमाल नहीं करती है, शायद मर्द इस्तेमाल नहीं करते, तो उसकी वजह से इनके ऊपर लग्जरी टैक्स लगाया जाता है जिसकी वजह से हमारा आम तासुर जो माशरे के अंदर जाता है वो ये है कि ये ज़रूरत की अशिया नहीं है, कोई लग्जरी की चीज़ है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगी कि माहवारी जस्टिस जो कि एक मूवमेंट है, एक कैंपेन है, एक ऑर्गेनाइज़ेशन या कोई एनजीओ नहीं है, स्टूडेंट्स रन है ये। इसका जो काम जो करने का हमारा तरीका है वो ये है कि हम जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ पैड्स या फिर जो कमर्शियल ऑलवेज़ बटरफ्लाई मिलते हैं वो नहीं बेचते। व्हाट वी एक्चुअली डू इज़ दैट हम लोगों से जो है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब भी रिलीफ़ का कोई काम कर रहा होता है तो मैं अपने आप को या अपने टीम मेंबर्स को रिलीफ़ के एजेंट समझती हूँ। जो हमारा मकसद सिर्फ़ ये है कि उस रिलीफ़ को उन लोगों तक पहुँचाना जो उसके हकदार हैं, जो सैलाब-ज़दा इलाकों में मौजूद हैं। तो बिल्कुल मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होकर अपनी यूनिवर्सिटी में बैठकर ये डिसाइड नहीं कर सकती कि लसबेला के अंदर जो सैलाब-ज़दा खातून हैं, उनकी क्या ज़रूरियात हैं। सो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों से इन टच रहना, उन लोगों से बातचीत करना। तो उसके लिए हमने खुद जाकर जब लोगों में काम किया तो उससे हमें समझ आई बहुत ज़्यादा कि क्या-क्या चीज़ें हम उनकी तरफ भेज सकते हैं और क्या-क्या अल्टरनेटिव्स हैं जो ये लोग हमें खुद बताएँगे। क्योंकि जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं वही असल स्टेक होल्डर्स हैं इसके अंदर। तो हमने मुख्तलिफ़ किस्म की जो है पीरियड रिलीफ़ किट्स बनाना शुरू कर दी जिसके अंदर जो है कॉटन बेस्ड पैड्स शामिल है जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी भी सैलाब का पानी खड़ा हुआ है। जिस तरह से किला अब्दुल्ला के इर्द-गिर्द ख़ास तौर पर जो इलाके हैं। इसके अलावा जहाँ पर साफ़ पानी का एक्सेस है वहाँ पे हम रियूजेबल पैड्स बेच रहे हैं जिसके अंदर कपड़े के पैड्स शामिल हैं, जिसके अंदर तौलिए के बेस्ड पैड्स शामिल हैं और साथ ही हम इसको सोप्स और डिटर्जेंट जो हैं उनके साथ पैक करके, पैंटीज़ के साथ पैक करके और नाड़ों के साथ पैक करके बेचते हैं। अब ये जो है जो उन ख़वातीन से हम राब्ता करते हैं, उनसे पूछते हैं, ख़ास तौर पे दाइयों की मदद से जो है हम ये डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं सप्लाईज़ सैलाब-ज़दा इलाकों के अंदर और जो लोगों की ज़रूरत है उसके मुताबिक उनको बेचते हैं। जहाँ तक बात आती है सपोर्ट की तो बिल्कुल उसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा मसाइल सामने आए, ख़ास तौर पे अपनी फैमिली को भी इस चीज़ पे मनाना कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके ऊपर काम करना क्यों ज़रूरी है, एक बहुत ही कठिन मरहला था। सोसाइटी की तरफ से भी ये प्रेशर आता था कि ये ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा खाने-पीने के सामान पे करना चाहिए। जबकि बात ये है और जिस चीज़ पे मैं भी स्ट्रेस आउट करना चाहती हूँ वो ये है कि दीज़ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि आप सैलाब-ज़दगान के खाने, रिहाइश और मेडिसिन्स के ऊपर काम ना करें। जो उनके ऊपर काम कर सकते हैं ज़रूर करें, लेकिन ख़वातीन की ज़रूरियात भी कोई कम नहीं है और ऐसा नहीं है कि वो लेस इम्पॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज़ कि वो ख़वातीन है। हम इस बात को जानते हैं कि एक पदरशाहाना मुआशरा है पाकिस्तान के अंदर, जो रिलीफ़ वर्क भी किया जाता है, वो ज़्यादातर मर्द कर रहे होते हैं या मर्दों के थॉट प्रोसेस से किया जा रहा होता है। इसीलिए तो एक इतनी बेसिक चीज़ जैसे कि पीरियड्स होना हम भूल जाते हैं कि सैलाब-ज़दगान को भी पीरियड्स होते हैं या फिर कोई आफ़त आती है तो उन लोगों को भी पीरियड्स होते हैं और उनके लिए हम कुछ नहीं करते। तो माहवारी जस्टिस ने जो काम किया है वो ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है तकरीबन अभी जो है जनवरी शुरू हो चुका है और हम इसके अंदर 1 लाख से ज़ायद जो सैलाब-ज़दा ख़वातीन हैं उनको पीरियड रिलीफ़ किट्स प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसके अंदर अगेन सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कमर्शियल पैड्स शामिल नहीं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो उन ख़वातीन ने हमें बताई कि इनको क्या ज़रूरत है, उन चीज़ें शामिल की गई हैं। और तकरीबन 80 से ज़ायद इलाके हैं जिनके अंदर हम ये रिलीफ़ किट्स पहुँचा चुके हैं। लेकिन इसके साथ एक और जो बहुत अहम काम हमने इस कैंपेन ने किया है वो ये है कि एक पीरियड्स के ऊपर एक कन्वर्सेशन शुरू की है। आज अगर मैं और आप भी पीरियड्स के ऊपर बात कर सकते हैं वो इस वजह से है कि एक टैबू को तोड़ा गया है कि हमने ये प्रिटेंड करते हैं कि शायद पीरियड एग्जिस्ट ही नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं है। आपकी जो आधी पॉपुलेशन उसके अंदर से जितने रिप्रोडक्टिव एज के लोग हैं उनको पीरियड्स हो रहे हैं और आप ये निगलेक्ट नहीं कर सकते और ये प्रिटेंड नहीं कर सकते कि पीरियड्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो इस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करना एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी जो इस कैंपेन ने की और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी इसको लेकर चलेंगे। अच्छा, मैं लास्ट में एक जो है वो सवाल ये भी पूछना चाहूँगा कि मैं पिछले दिनों शायद कुछ देख रहा था, क्योंकि बहुत से लोग, जिस तरह आपने ख़ुद भी बताया कि किस तरीके से शुरू में लोग इसके ख़िलाफ़ भी जाते हैं और सारी चीज़ें करते हैं,
तो शायद कोई लोगों ने जो है वो गुफ्तगू करना भी शुरू कर दी कि भाई नहीं आप नहीं पहुंचा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। एक तो वो भी बता दीजिएगा और साथ मुझे लास्ट में ये भी बताइएगा कि अब आगे मज़ीद आपका इस पूरी सिस्टम को लेके जिस तरह आपने बेहूदी गुफ्तगू की कि एक टैबू तो बहरहाल आपने तोड़ ही दिया है और वो बहुत अच्छे तरीके से तमाम सोसाइटी के अंदर अब पता लग गया कि भाई ये एक बेसिक चीज़ है और इसके ऊपर काम होना चाहिए। तो आगे आप लोगों ने इस बारे में क्या मज़ीद सोचा है और क्या प्लान्स हैं आपके आगे? चूँकि अब हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है आपको और फिर जिस तरह आप शायद यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी जाके उसको लेक्चर्स दे रही हैं और बता रही हैं, आपको इनवाइट किया जा रहा है। आप समझते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में या कुछ बल्कि दिनों में तो नहीं होगा लेकिन आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान की सोसाइटी में इस तरह के टैबूज जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं? बिल्कुल, जो माहवारी जस्टिस है वो एक पीरियड राइट्स मूवमेंट है और हमारा जो शुरुआत हमने सैलाब के अंदर ही की थी। लेकिन वही बात है कि हम कोई एनजीओ या कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और हम ये नहीं अफोर्ड भी कर सकते, ना ये कंटिन्यू कर सकते कि हम पीरियड रिलीफ किट्स ही बांटते रहें। ये काम हुकूमत का है, ये काम हमारी जो स्टेट का है कि पीरियड जो सेफ्टी है उसको इंश्योर करे तमाम लोगों के लिए। जहाँ-जहाँ अभी भी सैलाब है वहाँ पर तो हम अपना ये रिलीफ का काम कर रहे हैं और ये ज़रूरत की अशिया उनको पहुँचा रहे हैं। But being a period rights movement, what we see ahead is that हम पॉलिसी चेंज चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो है पीरियड्स को एक सबसे पहले जो है उनके ऊपर जो पिंक टैक्स जो पीरियड प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाया जाता है उसको ख़त्म किया जाए और इसके अलावा हमारी एक पॉलिसी लेवल के ऊपर चेंज लाई जाए। हमारे करिकुलम के अंदर पीरियड्स के ऊपर एक सेंसिटिव तरीके के अंदर कॉन्वर्सेशन की जा सके। लेकिन हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि एक चैप्टर तो किताब के अंदर शामिल कर दिया जाए लेकिन टीचर बच्चों को कह दे कि ये चैप्टर आपने घर से खुद पढ़ के आना है। एक कल्चरल चेंज भी चाहते हैं कि हमारे मुआशरे को हम किस तरह से पीरियड्स के ऊपर सेंसिटाइज कर सकते हैं। हमारा मुआशरा क्योंकि ऐसा है वो तशद्दुद से निकला हुआ और मारपीट से निकला हुआ खून तो उनको बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और उससे वो शर्म महसूस नहीं करते। लेकिन ये बगैर किसी तशद्दुद से निकले हुए खून से उनको बहुत शर्म महसूस होती है और उनको घिन आती है। तो हमने ये मुआशरे के अंदर तब्दीली लानी है, उनकी सोच के अंदर तब्दीली लानी है कि ये खून कोई गंदा खून नहीं है। इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है। जहाँ तक वो लोग हैं जो ट्रोल्स ही मैं उनको कहूँगी जिनको लगता है कि ये ज़रूरी काम नहीं है या फिर इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आई वुड रियली सजेस्ट देम टू डू समथिंग एल्स क्योंकि ये है कि हमारा जो मुल्क है वो बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस के अंदर गुजर रहा है। हम जो हैं बीइंग स्टूडेंट्स बीइंग अ टीम ऑफ वॉलंटियर्स जो अपना वक्त इस चीज़ के ऊपर लगा रहे हैं कि ख़वातीन के जो मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर काम कर सकें। तो आई रियली थिंक बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान उनको भी चाहिए कि किसी और चीज़ के ऊपर ज़रूर काम करें बिकॉज़ बहुत सारे मसाइल हैं जिनके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया बुशरा आपके वक्त का, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया और बिल्कुल आपका जो आखिरी पैगाम था उसी से हम भी एंडिंग करते हैं कि जो ट्रोल्स हैं उनको ये चाहिए कि वो कोई और काम कर लें। अगर आपको ये काम पसंद नहीं आ रहा है इनका तो भाई और बहुत से मसाइल हैं, आप मसाइल को हल करने की कोशिश करें बजाय किसी पर घर बैठे तनकीद करने के, ताकि आपकी कोई एफर्ट जो है वो मुआशरे के अंदर जो है वो आ सके और कोई लोग जो हैं वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया अगेन बुशरा आपके वक्त का। नाज़रीन हमें दीजिएगा इजाज़त, फिर अगले मौजू के साथ अगले किसी गेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। ये अच्छी बात है कि दांतों के डॉक्टर ने खान साहब को समझाने की कोशिश की। माइनस भुट्टो हो गया, माइनस बेनजीर हो गया, तो माइनस इमरान क्यों नहीं हो सकता? वो एक बंदा मरता है तो दूसरे तो नहीं उसकी जगह पे लेट जाते जाके। जब बुशरा बीबी ने उनको कहा कि मेरी बेटी से शादी कर लो तो उनकी बेटी ने इनकार किया। फवाद चौधरी का पता चलना चाहिए आज उनका 2 दिन का पुलिस रिमांड भी हो गया। पुलिस ने उनको अभी भी उनको फर्श पे बिठाया हुआ। हर एक अपनी अपनी सोच में पड़ा रहा है, किसी ने मुल्क का, अखलाकियात का, मजहब का थोड़ी सोचा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महफूज तबस्सुम। नाज़रीन, खान साहब ने तो असम्बलियां तोड़ दी, लेकिन उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह के बयानात आ रहे हैं उनके अपने ही साथियों के, उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे सबने खान साहब को समझाने की बड़ी कोशिश की थी लेकिन खान साहब नहीं समझे। परवेज़ इलाही ने एक बयान दिया है, वो ये कहते हैं कि बहुत समझाया था तहरीक इंसाफ को कि असम्बलियां ना तोड़ें, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। और साथ साथ सर आरिफ अलवी साहब जो कि सदर हैं, ज़ाहिर है, उन्होंने भी कहा कि हुकूमत से इलेक्शन और मईशत पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं मानी। और वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने खान साहब को जल्दी इलेक्शन के लिए भी समझाया है कि ये जिद छोड़ दें। सर आपको नहीं लगता कि खान साहब को अब रियलाइज हो रहा होगा कि उन्होंने अपने हाथ कटवा लिए असम्बलियां तोड़वा के? खान साहब को रियलाइज हो रहा होगा, लेकिन रात को जब वो अपनी दवाई खाते हैं तो उसके बाद वो सब कुछ भूल जाते हैं, दोबारा वो टार्जन बन जाते हैं। और ये अच्छी बात है कि दांतों के डॉक्टर ने खान साहब को समझाने की कोशिश की।
लेकिन इसका मतलब है कि इसकी बेचारी की कोई हैसियत नहीं है, सदर होने के बावजूद कोई हैसियत नहीं है, उसने नहीं मानी इनकी बात। जहां तक परवेज लाई का बयान है तो वो तो अब सबके सामने, वो तो कहता है फवाद चौधरी को पहले पकड़ लेते तो हुकूमत न जाती। ऐसा ही है। बेसिकली वो ये कह रहा है कि फवाद चौधरी दुश्मनों का प्लांटेड आदमी है पीटीआई में। ऐसे कई लोग हैं, एक वो नहीं है सिर्फ, ऐसे कई लोग हैं। और परवेज लाई जो है वो अब बेहतर होगा कि वो वजह भी तो बताए ना कि उनको क्या लगता है कि वो क्यों उसको पहले पकड़ा जाना चाहिए था और उससे क्या फायदा होना था। सिर्फ शुर्लियां छोड़ने का तो कोई फायदा नहीं है। जहां तक आरिफ अलवी का ताल्लुक है, मैं उन पर कॉमेंट ही नहीं करना चाहता। वो कहता है जी माइनस इमरान फॉर्मूले पे काम ही नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता? माइनस भुट्टो हो गया, माइनस बेनजीर हो गया, तो माइनस इमरान क्यों नहीं हो सकता? आई मीन ये बच्चों वाली बात है। नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल। कब्रिस्तान भरा हुआ है उन लोगों से जो समझते थे उनके बगैर दुनिया नहीं चल सकती, और फिर जब मर जाते हैं तो फिर सारी दुनिया चल रही होती है, उसी तरह चल रही होती है, और वो वहां पे अंदर होते हैं। तो ये सोच की बातें, अपनी अकल की बातें हैं। लेकिन सर उनके इस बयान से कि माइनस इमरान खान फॉर्मूला नहीं चल सकता, इससे ये पता नहीं लगता कि पस मंजर में कहीं इस तरह की बातें हो रही हैं? नहीं, पस मंजर पे क्या, फ्रंट पे सारों को नजर आ रहा है कि इमरान खान किसी को भी नाअहल हो सकते हैं। तो जब नाअहल होंगे तो फिर माइनस इमरान ही बात होगी ना। फिर लोग अपना अपना सियासी मुस्तकबिल तो उनके साथ, कब्र में तो नहीं कोई किसी के साथ लेटता ना माविश। कोई एक बंदा मरता है तो दूसरे तो नहीं उसकी जगह पे लेट जाते जाके। तो जो सियासी लोग रह जाएंगे पीछे, उन्होंने तो अपनी सियासत चलानी है ना। तो वो माइनस इमरान को डिस्कस भी करेंगे, उसमें प्रोबेबिलिटीज भी देखेंगे, पॉसिबिलिटीज भी देखेंगे, बहुत कुछ सोचेंगे। लेकिन सर परवेज इलाही साहब ने जो बयानात आज दिए हैं कि इनका करीबी साथी पकड़ा गया, पहले पकड़ा जाता अच्छा था, और ये असेंबलियों वाला भी बयान, सर इस परवेज इलाही साहब की समझ नहीं आती है कि वो असल में वो हैं किसकी साइड पर? वो खान साहब के साथ भी हैं? सिर्फ पैसे और करप्शन की साइड पे है। अच्छा, वो अपनी साइड पे है कि उनको वज़ीर आला बना दो और उनको करप्शन करने दो, उनके बेटों वो तो थे ना वज़ीर आला, वो ना मानते खान साहब की बात, ना तोड़ते असेंबली। हाँ, तो उनकी हैसियत क्या थी? हैसियत क्या थी? उनको पता अपने घर से नहीं निकल सकते थे वो, ठीक है ना। वो पीटीआई वालों ने उनका जो हाल करना था वो सबको पता है। पीटीआई वाले तो हर एक का जो हाल करते हैं वो भी सबको पता है। तो परवेज इलाही की तो और बड़ी चीजें सामने आना शुरू हो गई थी। वो दुबई वाली जो आंटी है उनका भी सामने आ रहा है। अगर वो थोड़े दिन और रह जाते तो पता नहीं किन किन का आ जाता सामने। तब देखें ना। सर चौधरी शुजात हुसैन साहब को पार्टी सदारत से हटा दिया गया, उनके जो भाई हैं वजाहत हुसैन उनको पार्टी सदर बना दिया गया है। सर ये तब्दीली क्यों की गई? मैंने देखा है, मैंने देखी है ये खबर, लेकिन मुझे अभी ये नहीं पता कि ये किसकी तरफ से मूव हुई और किसने निकाला है। अगर तो ये कामिल अली आगा ने किया एज सेक्रेटरी तो वो कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो उनके पास पूरी काबीना नहीं है काफ लीग की, और परवेज इलाही के साथ मिले हुए हैं। शुजात जो है उनके खिलाफ वजाहत भी परवेज इलाही के साथ थे। लेकिन एक बात तो सबको पता चल जानी चाहिए ना कि जब पैसे वालों में लड़ाई होती है तो भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। जब करप्शन का पैसा जो होता है फिर वो हजम नहीं होता ना, फिर वो अल्लाह ताला वो नाक के रास्ते निकालता है। तो फिर ऐसा ही होता है, फिर लोग तमाशे देखते हैं बैठ के दूसरों के। ये वही है। सर बुशरा बीबी और खान साहब के हवाले से एक इंकशाफ हुआ है और चौधरी ने एक इंकशाफ किया है। वो ये कहते हैं कि खान साहब बुशरा बीबी के पास कल्बी सुकून के लिए जाते थे, और जब शादी का इरादा किया तो बुशरा बीबी ने पहले ये कहा कि मेरी बेटी से शादी, लेकिन जब खान साहब ने इनकार किया तो फिर खुद शादी कर ली। सर ये क्या करते रहे हमारे लीडर? आपके लीडर हैं और उनकी हरकतें, और इसमें कुछ बात सही है और कुछ बात गलत है। जॉन चौधरी ने बताई, भाई जॉन चौधरी भी मैंने सुना लंदन में है, तो मैं हो सकता है मैं आज उनसे बात करूं, फिर मैं उनको पूछूंगा कि उन्होंने गलत बात क्यों ट्वीट की। कल भी सुकून के लिए वो जाते थे खान साहब, कल भी, या पता नहीं कौन किस चीज को कल भी कहते हैं, लेकिन 12 लोग रूहानी सुकून के लिए जाते थे, कल भी सुकून के लिए। और जब बुशरा बीबी ने उनको कहा कि मेरी बेटी से शादी कर लो तो उनकी बेटी ने इनकार किया। अच्छा, उसने इनकार किया था, खान साहब ने नहीं। खान साहब तो किसी भी चीज से तैयार होते थे। तो वो उसके बाद ये था कि फिर उन्होंने, बुशरा बीबी ने ड्रामा किया। उन्होंने कहा मुझे बिशारत हुई है, मुझे बिशारत हुई है और ख्वाब में कि मेरे से शादी कर ले तो प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, और खान साहब ने कर ली।
खान साहब एक अच्छे मुरीद थे। लोग अपना पीरों के घर जाते हैं, वहां पे मुस्तफीद होते हैं कल्बी सुकून के लिए। खान साहब ने मुर्शद को उठा के अपने घर लिया, इद्दत का भी इंतजार नहीं किया, फिर दोबारा निकाह भी करना पड़ा। तो आप उनका ढोंग जानते हैं, आप उनका इस्लाम जानते हैं। सर इस तरह तो कल को खान साहब को कोई और भी कहेगा कि अगर मुझसे शादी कर लें तो आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो क्या फिर वो उनसे भी शादी कर लेंगे? खान साहब के लिए शादी के लिए कोई बहाना चाहिए, वो तो शादी तो कर लेंगे। उनको कोई इशू नहीं है चीजों से। ये हम जैसे लोगों के इशू होते हैं, वो कोई नॉर्मल आदमी थोड़ी है कि उनको इश्यूज हो। सर लेकिन जो मुफ्ती साहब हैं जिन्होंने निकाह पढ़ाया था खान साहब और बुशरा बीबी का, वो ये कहते हैं कि उनकी इद्दत के मामले पर उनकी सहेलियों ने गलत बयानी की, यानी बुशरा बीबी की सहेलियों ने। सर तो बुशरा बीबी तो खुद को ज़ाहिर है रूहानी कहती हैं कि उनको ज़ाहिर है अल्लाह वाली चीजें। बुशरा बीबी को रूहानी तो कम कहना चाहिए, उनको हैजानी कहना चाहिए या तूफानी कहना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से एक तूफान आया पूरे मुल्क में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह कि सहेलियां कौन थी, वो फरा गोगी वगैरह थी ना, बेसिकली वही बेस्ट फ्रेंड्स थी। उन्हीं के साथ एक दो और होंगी ये गड़गिलियां जिन्होंने कहा होगा। तो मुफ्ती सईद ठीक है, उन्होंने कह दिया, और अगर उनकी सहेलियों ने उनको मिसलीड किया तो बुशरा भी खुद तो मिसलीड नहीं करना चाहिए था ना। अगर कहने को इस्लाम की इतनी दाई है वो, ये इमरान खान उनको भी 2 हफ्ते सब्र कर लेना चाहिए था ना, वो क़यामत तो नहीं आ जानी थी। तो आपको इससे सारों को इनको पता चलता है कि अपनी डेस्परेशन इनकी के साथ। सर तो हो सकता है खान साहब को भी इद्दत की डेट्स नहीं पता हो, गलत पता हो। अगर तलाक खान साहब ने दिलाई थी तो खान साहब को नहीं साहब लगाना होता था। तो ये श्योर है खान साहब ने? हाँ जी बिल्कुल। और किसने कराई है? चले उनके घर में उससे कुछ दिन पहले तो उन्होंने कहा था बुशरा बीबी ने, मेरा शौहर बड़ा नेक आदमी और मुझे आज तक उसने शिकायत नहीं दी। तो फिर उन्होंने जो ले ली वो किन वजूहात से ली थी? बुशरा बीबी, ये तो उनको भी तो सोचना चाहिए था ना बुशरा बीबी को। वो इतनी बुशरा बीबी को तो बहुत कुछ सोचना चाहिए था। उन्होंने और मानिका साहब ने पैसों का सोचा, खान साहब ने अपनी वो सोची, हर एक अपनी अपनी सोच में पड़ा रहा है। किसी ने मुल्क का, अखलाकियात का, मजहब का थोड़ी सोचा। तो सर अभी क्या सिचुएशन है? क्योंकि आप ये कह रहे थे कि वो जब से ऑडियो लीक हुई है तो शायद सेपरेशन की कोई बातें हो रही थी। तो सेपरेशन हुई थी इनकी बीच में, मुझे नहीं पता, मैं पाकिस्तान में काफी अरसे से नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है कि अभी वो एग्जिस्ट करती है सेपरेशन के नहीं। लेकिन अगर आपको इतना वो आपको रहना चाहती हैं तो मैं आज एक फोन करके पता कर लेता हूँ, अभी पता चल जाएगा। सर मुझे काफी क्यूरियोसिटी है। मैं क्यूरियोसिटी में ख्याल आधी मुल्क की औरतों को है तो मैं पता कर लेता है। सर डॉलर एक ही दिन में इतना महंगा हो गया, मैं तो खबर देख के हैरान हो गई। 255 पर चला गया है। तो ये किस तरह हुआ और ये क्यों हुआ, और इससे तो बड़ा महंगाई का एक तूफान आएगा। हाँ जी, डॉलर भी ऊपर चला गया, पाउंड भी ऊपर चला गया, दिरहम भी ऊपर चला गया, सब कुछ ऊपर चला गया। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, हाँ, रुपया नीचे मर गया आके। बातें आपका सही नहीं, रिजर्व ही नहीं है। जब रिजर्व होगा तो आपके रुपया स्ट्रांग होगा ना। जब आपके रिजर्व रोज डिप्लीटिंग रिजर्व हो, 3.5 बिलियन के, $3 बिलियन के रिजर्व रह जाएं, आप देखें इससे ज्यादा तो कैश फ्लो जो है वो कंपनियों का होता है, इवन स्टोर्स का होता है। जो सेल्फेजेस या हेरिड्स है ना, इनका कैश फ्लो इससे ज्यादा होगा। जो एप्पल कंपनी है वो कोई मेरा ख्याल है 100 बिलियन से ज्यादा की होगी। सैमसंग जो है वो भी उतने की होगी। ये पाकिस्तान ही है जहाँ पे इतनी बुरी खबरें हमें मिल रही हैं। लेकिन आप ओवरसीज पाकिस्तानी खुश हैं, आपको पाकिस्तान कम पैसे भेजने पड़ेंगे, आपके अजीजों को ज्यादा मिल जाएंगे। सर लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हों। वो ठीक है, लेकिन आप अपने मियाँ से भी पूछे कि वो कितने भेजते हैं, पहले से कम भेजते, ज्यादा भेजते। लेकिन सर बात ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी, जाहिर है सर हमारे तो पूरे खानदान वहाँ पाकिस्तान में आबाद हैं, तो हम उनका तो सोचेंगे ना कि वो लोग किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, क्योंकि आप अपने पूरे खानदान की किफालत तो नहीं कर रहे होते ना। हाँ सही बात है, सही बात है। सर मैं कह रही हूँ कि पीडीएम हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो इतना कुछ हो गया है, डॉलर इतना महंगा हो गया, इतनी महंगाई अब हो जाएगी, ये आज मरियम बीबी पहुंचेंगी ना, तो पीडीएम उसके बाद पीडीएम जो है ना वो अपना एग्रेसिव स्टांस लेगी, वो आके लेंगी और वो आके बताएंगी, क्योंकि वाकई पीएमएलएन में अब कोई भी तैयार नहीं है
किसी किस्म की लड़ाई करने के लिए, बुरा बनने के लिए इस हुकूमत की बुरी कारकर्दगी को ओन कर। सर, फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि पाकिस्तानी जो मईशत है उसके ऊपर डूबने के खदशात मंडला रहे हैं। सर, ये बड़ी टेंशन वाली बात है, क्योंकि पहले हम यही बातें सुन रहे थे कि डिफॉल्ट नहीं हो रहा पाकिस्तान, ऐसी चीज़ें, अच्छी खबरें सुनने को मिल रही थी, लेकिन अब ये फाइनेंशियल टाइम्स ने जो कहा है इसके बाद टेंशन तो बनती है। हाँ, लेकिन अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने बुरे हालात हो, क्या कहते हैं, मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। एक दफा बस फिर आदमी दुख आके कहता है ना कि यार हो ही जाए, ताकि ये बार बार हम ट्यूबों को पंचर लगा रहे हैं, एक दफा ट्यूब बदले। ये सारे जो हुक्मरान हमारे हैं जिन्होंने पिछले 70 साल हुक्मरानियां की है इस मुल्क में, उन सबको सामने खड़ा करें अवाम के, और उन सबको जो है ना कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाए, क्योंकि इन्होंने इस मुल्क का हाल यहाँ तक पहुंचाया ना। अवाम का तो कोई कसूर नहीं है, अवाम ने तो कुछ नहीं किया गलत काम। अवाम तो मेहनत भी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, बेचारे अपना लॉलेस भी नहीं होते, और कानून भी यही तोड़ते हैं, खाते भी यही हैं, और फिर तकलीफ भी पाकिस्तान को। तो फिर मैं तो कहता हूँ कि लाइन में खड़ा करें सबको और अंदर करें। सर, मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि डार ने पाकिस्तान को IMF के बगैर चलाने की कोशिश की, इसीलिए पाकिस्तान का इतना नुकसान हुआ। आप क्या कहेंगे इस पर? ये उन्होंने सही कहा। जिस स्टेज पे हम थे, IMF के बगैर चल नहीं सकता था पाकिस्तान। हमें आज भी और कल भी हमें दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। ये मिफ्ता इस्माइल की बात सही है कि हमने IMF को आंखें दिखाई दी, IMF ने हमारा ब्लफ कॉल कर दिया, और अल्लाह खैर सल्लाह उसकी खुमियाजा जो है पूरी कौम को भुगतना पड़ रहा है। सर, अभी खबर आई है कि आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब तीनों जो हैं वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं वज़ीर आज़म हाउस में, और आइंदा की जो हिकमत अमली है इलेक्शंस के हवाले से, KPK में और पंजाब में, उस हवाले से बातचीत करें। क्या लगता है आपको, क्या फैसला होगा, कब होंगे इलेक्शन? तो सर जोड़ के तो नहीं बैठे होंगे, और जरा दूर दूर ही होंगे। कोविड अभी बहुत हो गया, लेकिन मेरे ख्याल है जरदारी साहब का प्लान होगा। अब सर जोड़ सकते हैं। अब जरदारी साहब का प्लान होगा जो दूसरों को बताया जा रहा होगा, उनको बताया जा रहा होगा कि ये करो, क्योंकि प्लानर इनमें जरदारी साहब है और स्ट्रीट पावर इनमें मौलाना के पास है। तो शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो बेचारे ना उनके पास स्ट्रीट पावर है, ना उनके पास कोई स्किल है, ना पॉलिटिकल उनका क्लाउट है। और अब पहले मरहले में आज खबर आ गई निगरान काबीना की आपकी, कि वजारत दाखिला, इत्तलात, खजाना, कानून, फूड, हेल्थ और कुछ ऐसे वजीर आज ये हलफ उठाएंगे गवर्नर हाउस में, और जो कुछ रह जाएंगे मेरा ख्याल है वो 1-2 दिन के बाद उठाएंगे। फवाद चौधरी साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, कहाँ हैं? फवाद चौधरी की कल देखें, लाहौर हाई कोर्ट ने पिटीशन को कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उससे फवाद चौधरी का पता चलना चाहिए। आज उनका 2 दिन का पुलिस रिमांड भी हो गया, तो पुलिस ने उनको अभी भी उनको फर्श पे बिठाया हुआ, फ्लोर पे, ठंडे फर्श पे, और उनकी खातिर तवाज़ो हो रही है। और थोड़े दिन के बाद फवाद चौधरी ठीक हो जाएंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आप फिक्र ना करें। इन लोगों का सॉफ्टवेयर को जब झटका भी लगता है ना, तो अपडेट होने में ये जो लोटे होते हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो लोटे का हो गया सॉफ्टवेयर अपडेट जी, शहबाज गिल का हो गया सॉफ्टवेयर अपडेट। शहबाज गिल तो अभी पता चलेगा, वो तो लोटा नहीं है, वो तो ओरिजिनली PTI में है। ये तो फवाद तो देखे ना 5 जमातों से घूम घूम के टकरे खाता हुआ है, तो वो तो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन शहबाज गिल भी काफी हद तक उसको इफाका जरूर है, और अभी मजीद होएगा, फिक्र न करें। लेकिन सर, इनका इल्जाम ये मोहसिन नकवी साहब को देंगे, क्योंकि वो निगरां वज़ीर आला है, ये उनकी तरफ से इंतकाम। नहीं, बात यह है कि जिसको मर्जी दे, आप इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स पे उनको उठाया गया, आप जिसको मर्जी बयान वो ब्लेम दे दें, वो आपकी कमजोरी है। कल तक आप अमेरिका को जो कहते थे, आप कहते हैं ये कर रहा था, कि आप भी तो अपने पैरों पे नहीं खड़े ना यार, टेक के खड़े हो जाएंगे जगह पे। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को करते हैं लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद। रोड पर खड़े खुसरे से आप तमीज से बात करेंगे ना, थप्पड़ मारेगा आपको। बदमाश के साथ बदमाश बनना पड़ता है मेरे भाई। मुआशरती तौर पर ये देखें कि आपकी वीडियोस हजारों लोग देख रहे हैं, बात पुरानी हो चुकी है, वो बात खत्म हो चुकी है मेरे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले दिनों एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो गिरफ्तार हुआ, बड़े बड़े वाहियात प्रोग्राम करता था, तो ये हमारे साथ एक और यूट्यूबर हमारा भाई है, इन्होंने राबिया पीनी के साथ प्रोग्राम किया। भाई क्या हाल है आपका?
अल्लाह का करम। खैरियत से प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले ये बता रहा हूँ, बदतमीजी की ना तो मैं भी करूँगा। मैं आपको लगता हूँ बदतमीजी करूंगा? पहले ऐसे ही होता, सारे मौजूद बने, मैं भी मौजूद अच्छा बना। आप मेरे लिए बहुत मौजूद है। अच्छा क्यों आप वो राबिया पीनी के पास जाते हैं, वो चुम्मी ले लेती है, और अगर आपकी फेसबुक वॉल देखें उधर भी इतने बुरे, मैं यानी कि आपके भाई के तौर पर मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ बात करूं। करें बात। अच्छा सवाल, पहला सवाल ये सवाल कि क्यों आपकी फेसबुक पर आप क्यों मेरी फेसबुक पता क्या है, एक सेकंड, माशरे का पॉजिटिव चेहरा, पॉजिटिव चेहरा आपको दिखाता हूँ। अगर आपके पास पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क का कार्ड है तो आप उस कार्ड का इस्तेमाल करते रहें, बेहयाई आपके सामने होती रहे। आपसे हिसाब नहीं होगा कि आपके हाथ में ये माइक है, आप दिखाना चाह रहे थे, आपने क्यों नहीं दिखाया? यानी कि आप होगा, यानी कि सवाल होगा, मेरी बात का जवाब सवाल होगा, क्यों नहीं दिखाते? बिल्कुल होगा। आपके सामने रोडों पर खुसरे नाच रहे हैं, आपसे सवाल नहीं होगा कि आपके हाथ में माइक था, आपके हाथ में कैमरा था? अच्छा मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, आप कह रहे हैं कि ठीक है बाकी सवाल होगा, अल्लाह की तरफ से पूछ रहे हैं ना, अल्लाह की तरफ से सवाल ये होगा कि तुम्हारा खुश रहे हो, तुम्हारा फिगर कैसा है, तुम क्या करते हो, कैसे नाचते हो, कहाँ से करवाया? ये चीजें जो हैं वो जहाँ तक वो बदतमीजी कर रहे हैं उसके अंदर, वो आप जाके इंटरव्यू देखें। खुद आप आगे कह रहे हैं, आप खुद कर रहे हैं, मेरी बात आप पहले कह रहे हैं आगे मैं चुम्मी लेके परेशान हूँ, नाज़रीन ये मुझे, अच्छा वो खुद कर रहा है, वो जाके इंटरव्यू देखें, वो खुद कर रहा है, मैं तो उसकी हर बात पर। अच्छा मेरी बात सुने, आप मेरे भाई हैं, मैं चाहता हूँ आपकी इस्लाह करना। मुआशरे में कदम कदम पर ऐसे मसाइल पड़े हुए हैं जिसमें आप पैसे भी कमा सकते हैं और मुआशरे का एक पॉजिटिव चेहरा भी सामने आ सकता है, या किसी मजबूर की जब तक मदद भी हो सकती है। नेगेटिव चीज नहीं दिखाएंगे तब तक जुर्म और नेगेटिव चीजें बढ़ती जाएंगी। नेगेटिव चीजें खत्म करने के लिए नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। आप पॉजिटिव दिखाते जाएं, ठीक है, जो नेगेटिव है वो बढ़ता जाएगा। बच्चियों के साथ रेप बढ़ते जाएंगे, खुसरे रोडों पर बढ़ते जाएंगे, जिस्म फरोशी रोडों पर बढ़ती जाएगी। आप पॉजिटिव दिखाते रहें, नेगेटिव जो मुआशरा गलत कर देगा। आप इस्लामी कार्ड इस्तेमाल करके पॉजिटिव दिखाते रहें, जो नेगेटिव है वो आपका बेड़ा गर्क कर देगा। हम भी कवर क्या दे रहे हैं, हम भी कवर करते हैं। मेरी बात सुने, हम भी कवर कर रहे हैं ना, और रेप हम भी कवर करते हैं। आपसे मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, खुदा के लिए, खुदा के लिए भाई, ये खुसरों का, ये इस तरह की खवातीन का छोड़ दे, उनके साथ इस तरह की वल्गैरिटी आप करते हैं, इस तरह गंदी गंदी बातें करते हैं। आपका कंटेंट बच्चे भी देख रहे हैं, गंदी औरत घरों में माए बहने भी, अब हर बच्चे के पास सोशल, गंदी औरत से मोजिज तरीके से किस तरह बात करते हैं आप? भाई आप उसको ये कह सकते हैं, मुझे ये बताएं कि मेरे साथ में बाप पर्दा औरत बैठी है, कोई घरेलू औरत बैठी है, उसके साथ मैं बदतमीजी करता हूँ तो मुझे बताएं। अच्छा आपको औरत के साथ गंदे अल्फाज, आपको लगता है आपके साथ अब कोई ऐसी औरत बैठ सकती है? आपको लगता है आपके साथ ना बैठे? तो इसीलिए कह रहा हूँ, जाना ही नहीं चाहता। अच्छी और इज्जतदार बाप पर्दा औरत कैमरे के सामने बैठे क्यों? गंदी औरतें ही कैमरे के सामने आती हैं, जो रोड पर क्यों लाते हैं उनको? क्यों मैं लाऊंगा भाई? कब तक हमारे मेरे भाई है, मुझे अफसोस होता है, मेरे भाई कब तक, मुझे भी अफसोस होता है। ये भाई प्रोग्राम करते हैं, मेरा भाई है, मेरे बड़ी नियत की भी थी, जब भी मुझे मिलेंगे तो मैं इनसे बात करूंगा, खुदारा वो काम करें जिससे ये अपनी फैमिली में बैठ के भी देख सके। लेकिन अफसोस होता है इनकी वीडियो, यानी कि मैं खुद नहीं पूरी देख सका। मैंने कहा मैं अपने भाई को जरूर समझाऊंगा, उनको बताऊंगा कि नहीं यार, हम भी सारा दिन घूमते हैं अपने कई दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, यानी कि लाहौर में हर जगह घूमते हैं, लेकिन अगर कोई नेगेटिव चीज हो भी, कोई नेगेटिव खातून हो, नेगेटिव मर्द हो, उसको भी इस तरीके से पोर्ट्रेट करते हैं कि वो माशरे का एक मुफीद शहरी बन के सामने आए, ना कि उसकी नेगेटिविटी को उठाकर उसके साथ और नेगेटिव होकर आप मुआशरे के सामने जाएं। नहीं मेरे भाई, ये बात मेरी बात सुने, रोड पर खड़े खुसरे से आप तमीज से बात करेंगे ना, थप्पड़ मारेगा आपको। बदमाश के साथ बदमाश बनना पड़ता है मेरे भाई, यानी कि आप बदमाश के साथ गुंडे के साथ, यानी कि एक गलत इंसान। आप तो अभी तो आप माशरे की इस्लाह करने निकले थे, आप कह रहे हैं गुंडे के साथ गुंडा, मेरी बात सुनो, आप जो बदकार है उसके साथ बदकार बन जाएंगे। कभी अली पार्क गए, वहाँ पे जाके कभी नशियों से तरीके से बात की है, तरीके से बात करोगे ब्लेड मारेंगे, चढ़ के बात करो, साथ ही वो लेट जाते हैं। हर बंदे को हम तो उनको भाई बहन कह के कहते हैं कि अल्लाह आपकी जो जिस लत में आप पड़ चुके हैं, अल्लाह ताला आपको इससे निकाले। वो हमने तो कभी बदतमीजी की नहीं, हम तो कभी इस पहलू से आए नहीं। मैं आपको ये कहता हूँ, आप कोई ऐसा प्रोग्राम करें मुआशरती तौर पर, ये देखें कि आपकी वीडियोस हजारों लोग देख रहे हैं। आप ये इस किस्म की वल्गैरिटी ना लाएं इसमें मेरे भाई। दिखा रहे हैं ना, आप पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस दिखा रहे हैं। नहीं दिखा रहे हैं कि नहीं? दिखा रहे हैं ना, बिल्कुल दिखा रहे हैं। मैं नेगेटिव दिखा रहा हूँ, जब तक नेगेटिव नहीं दिखाएंगे नेगेटिव दिखाएं, लेकिन उसके अंदर वाहियती बेहियाई तो ना लाएं भाई। जहाँ पर है वो किससे आपके तो थंबनेल देख के बंदा परेशान हो जाता है। पुरानी हो चुकी है, अब आप पुरानी बात ला रहे हैं, वो बात पुरानी हो चुकी है, वो बात खत्म हो चुकी है। जी ये मेरे भाई थे, हमने कोशिश की कि इनको समझाने की,
क्योंकि ये हमारा भाई भी है, सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट है, बड़ा ज़बरदस्त यूट्यूबर काम करता है। लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं इनको समझाऊं कि यार खुदारा ये कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ दिखा रहा हूँ, और नेगेटिविटी तो ख़त्म करनी है हमने, और उसका तरीका एक ही है कि आप किसी ऐसे गलत बंदे को एक सही तरीके से उसकी इस्लाह कर दें कि यार ऐसे नहीं करो, अगर तुम कर रहे हो गलत है। तो ये थी आज की हमारी एक वीडियो जो हमने भाई के साथ की। देखते रहे बागी टीवी।